Online students, good morning. Good morning, ma'am. Okay, so let's start today's class. Good morning. What we have completed yesterday? Testicular cancer. Online students, testicular cancer फिर क्या देखा? Cervical cancer. Cervical cancer. Ovarian cancer. Okay. Let's do a quick revision of our previous class. Testicular cancer means? Online students, testicular cancer means? Cancer of test. Cancer of testicle या testis. उसमें मेन रीजन एक हो सकता है, कॉज उसका पता नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि जब वो चाइल्ड बॉर्न होता है, जब उसकी टेस्टिस अनडिसेंडेड हो, उसको क्या बोलेंगे? कंडीशन को अनडिसेंडेड टेस्टिस को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोकिडिज्म. यस. सो जो चाइल्ड क्रिप्टोकिडिज्म वाला बॉर्न होता है तो उसको रिस्क ज्यादा होगा टेस्टिकुलर कैंसर का इन फ्यूचर. एंड लाइक जेनेटिकली ही प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी वो हो सकता है. अर्ली डिटेक्शन कैसे हम कर सकते हैं टेस्टिकुलर कैंसर अर्ली डिटेक्ट? ओनली वन वे, दैट इज Self examination. सेल्फ एग्जामिनेशन. टीएसई शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में कभी कभार आएंगे. टीएसई तो आपको पता होना चाहिए. दे आर टॉकिंग अबाउट टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन. सो उससे पेशेंट को अर्ली पता चल जाएगा. कब करना होता है टीएसई? एवरी वीक, Month. एवरी मंथ. मंथ में एक बार करना होता है. फिक्स डेट पर करना होता है कि कभी भी कर सकता है? Fixed date. फिक्स डेट पर. हाँ. If the patient is doing TSC on 3rd of July, so patient has to do TSC on 3rd August, 3rd September. So डेट फिक्स होगी. बट अगर वो जब भी स्टार्ट करता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से दिन पर स्टार्ट करना है. एक डेट फिक्स करके उसको करना होगा एवरी मंथ सेम डेट पर. ओके. कैसे करना होता है टीएससी? हाउ टू डू द टीएससी? फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से टाइम पर करना चाहिए टीएससी? आफ्टर शावर. शावर लेने के तुरंत बाद. व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? क्यों शावर के बाद करना चाहिए? रैशनलाइज क्वेश्चन में ऐसा आएगा. Skin moist and relaxed હોય ને. किसकी स्किन? स्क्रोटम की स्किन. स्क्रोटम है टेस्टिस के ऊपर का कवरिंग. वो आफ्टर शावर एकदम मॉइस्ट होता है, रिलैक्स होता है. सो पाल्पेट करने में, फील करने में पेशेंट को इजी होगा. दैट इज व्हाई इट शुड बी डन आफ्टर शावर, नॉट बिफोर शावर, नॉट एनी टाइम ऑफ द डे. वो शावर के बाद ही लेना चाहिए. ओके. देन what how the patient will do the TSC? क्या करना होता है? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट इज palpating. चलो लेफ्ट साइड का टेस्टिकल palpate कर रहा है. सो पेशेंट विल जेंटली लिफ्ट द टेस्टिकल. थंब एंड मिडल फिंगर का यूज करके या इंडेक्स फिंगर का यूज करके टेस्टिस को हाथ में होल्ड करेगा पेशेंट. एंड द पेशेंट हैज टू लाइक रोटेट करना है, ऐसे प्रेस करना है. टेस्टिस कैसे फील होनी चाहिए नॉर्मली? ओके. स्मूथ होनी चाहिए. लंप फ्री होनी चाहिए. नो लंप शुड फिल. एंड फर्म होनी चाहिए. सॉफ्ट नहीं, फर्म, बट हार्ड भी नहीं कि आप थोड़ा भी प्रेस ना कर सको. तो स्मूथ, फर्म एंड विथ नो लम्प्स, ऐसा फीलिंग नॉर्मल होता है. अगर इसके सिवाय कुछ और फील हो रहा है पेशेंट को, क्वेश्चन के अंदर कुछ और मेंशन है, तो दिस थिंग्स दैट इज देयर इज सम एबनॉर्मलिटी. आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है. नाउ पेशेंट जेंटली रोल करेगा टेस्टिकल्स को एंड पूरा टेस्टिकल फील करेगा. ओके. एक टेस्टिकल हो गया. सेम वो रिपीट करेगा राइट साइड के टेस्टिकल पर. जेंटली लिफ्ट करना है. थंब, इंडेक्स या मिडल फिंगर के बीच में टेस्टिकल को होल्ड करना है. देन पेशेंट रोल करेगा एंड फील करेगा पूरा टेस्टिकल कि कहीं पर लंप फील हो रहा है कि कुछ भी. अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिख रही है,
इस बार पेशेंट ने किया, नेक्स्ट मंथ फिर से टीएससी करेगा, फिर भी वो एबनॉर्मालिटी प्रेजेंट है, देन द पेशेंट हैज टू रिपोर्ट पीएचसीपी। एक ही बार में कुछ है सो उतना बॉदर नहीं करना है। पॉसिबिलिटी है कि कुछ आगे पीछे हो गया होगा, इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, बट नेक्स्ट मंथ भी सेम अभी भी है, एक महीने तक वो सेम की सेम चीज है, सो फिर पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना होगा। ओके, व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग? अगर टेस्टिकुलर कैंसर है तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? ओके, पेनलेस स्वेलिंग होगा, फिर रैगिंग और पुलिंग सेंसेशन। यस, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि टेस्टिस नीचे खींच रही है, नीचे जा रही है, फिर ओके, पल्पेबल लिम्फेडेनोपैथी। हाँ, लोकलाइज ग्रोइंग की लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज होगी, लिम्फेडिनोपैथी पाल्पेट कर पाएंगे, पेशेंट पाल्पेट कर पाएगा, हम भी कर पाएंगे। अगर वो मेटास्टेसिस हुआ है तो एब्डोमिनल मासिस, गायनेकोमेस्टिया। व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? इन्फ्लामेशन, ब्रेस्ट इन्फ्लामेशन को मास्टाइटिस बोलते हैं। एनलार्ज ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल्स, फीमेल्स में तो ब्रेस्ट ऑलरेडी डेवलप होते हैं, बट मेल्स में अगर वो डेवलप हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे टिश्यूज, नो स्वेलिंग, नो इन्फ्लामेशन, जस्ट एनलार्ज, तब हम उसको बोलेंगे गायनेकोमेस्टिया, ओनली फॉर मेल्स। सो देन लेट साइंस में क्या होगा? बैक और bone बॉन pain, पेन। yes, एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। यस, इंटरवेंशन क्या किया जा सकता है? टेल मी मेन 3 इंटरवेंशन। कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जरी। कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, ये 3 है। कीमो दे सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं एक्सटर्नली, इंटरनल हम टेस्टिस के अंदर तो नहीं प्लेस करते तो एक्सटर्नल देंगे। सर्जरी, क्या सर्जरी की जा सकती है? टेस्टिकल्स है तो orchiectomy, ऑर्किएक्टोमी। यस, सो एक साइड का ऑर्किएक्टोमी कर सकते हैं, या रेडिकल ऑर्किएक्टोमी? रेडिकल मतलब हम्म, surgical रेडिकल, removal affect testis. सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस को क्या बोलेंगे? रेडिकल ऑर्किएक्टोमी? Yes. नो, नो, सराउंडिंग टिश्यू भी रिमूव करें नहीं सर, रेडी यस, कलर। सर्जिकली रिमूवल ऑफ टेस्टिस को ऑर्किएक्टोमी बोलते हैं, बट रेडिकल मतलब अलोंग विद टेस्टिस वी आर रिमूविंग सराउंडिंग टिश्यूज, सो उसके लिए रेडिकल वर्ड एक्स्ट्रा है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, फिर रेट्रोपेरिटोनियल, एब्डोमेन के पीछे की जो नोड्स अगर एनलार्ज हुई है तो उसको भी डिसेक्ट करेंगे, एंड ट्यूमर वॉल्यूम कम करके फिर हम कीमो एंड रेडिएशन देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। And these are the reproductive organs, testes remove कर देंगे so sexuality obviously affect हो जाएगी, fertility affect होगी, so we have to discuss the fertility option with the patient, what patient can do before removal, patient can store the sperms, या फिर फ्यूचर में स्पर्म डोनर से भी वो स्पर्म ले सकता है अपनी वाइफ के लिए, या अडॉप्शन भी कर सकता है, बट उसके पास टेस्टिस रिमूवल के बाद उसकी फर्टिलिटी नहीं रहेगी, सो दिस कैन बी डिस्कस विद द पेशेंट। पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन और सब कॉमन होगी कि आपको है ना, कभी भी डोंट जस्ट मग इट अप। इमेजिन कि पेशेंट सर्जरी करके आया है, जैसे ही आपके पास आएगा, व्हाट यू विल डू फर्स्ट? पेशेंट आप रिसीव करके आते हो ऑपरेटिव रूम में से, पोस्ट ऑपरेटिव रूम में से आप खुद वार्ड में लेके आए, तो क्या करोगे आप? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फर्स्ट चीज Vital signs monitor. वाइटल साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाइटल साइन लेंगे, फिर पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दे देंगे, डॉक्टर ने जो भी बोला है सर्जरी के अकॉर्डिंग सुपाइन देना है, बिकॉज लंबर एनेस्थेसिया हुआ तो हमें सुपाइन ही देना पड़ेगा, वी कैन नॉट गिव सिटिंग पोजीशन, द प्रॉब्लम इज हेडेक, सो जो भी पोजीशन है पोजीशन दे देंगे। फिर पेशेंट को एनपीओ रखना है आफ्टर सर्जरी, कब तक रखना है? जब तक बॉबल साउंड, गैग रिफ्लेक्स, पेरिस्टाल्सिस रिटर्न नहीं हो जाता, तो उसके लिए बार बार आपको चेक करना होगा पेशेंट का बॉबल साउंड एंड वो सब असेसमेंट करना होगा। नाउ सर्जरी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लाइक एटिलेक्टेसिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, सो टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस व्हाट वी यूज टू डू, हम क्या करते हैं? न्यूमोनिया, एटिलेक्टेसिस वो सब प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करवाते हैं आफ्टर सर्जरी? पेशेंट को क्या? स्पायरोमेट्री।
इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीथिंग एंड कॉफिंग एक्सरसाइज, वो सब कर सकता है। टू प्रिवेंट डीवीटी, डीवीटी प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अर्ली Stockings. एमजी, स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स पहना सकते हैं। अर्ली जितना हो सके उतना जल्दी चलाना होता है, अर्ली एम्बुलेशन करवाना होता है। सो ये सारी चीजें कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए भी अर्ली एम्बुलेशन करेंगे। एंड अगर डाइट स्टार्ट हो गया है, एनपीओ ब्रेक हो गया है, सो हाई फाइबर फ्लूइड ज्यादा देंगे। सो ये सारी चीजें, स्टूल सॉफ्टनर्स दे सकते हैं। सो ये ऐसे नॉर्मल चीजें ध्यान रखनी है। अभी टेस्टिकल्स का ऑपरेशन हुआ है, जो चीज का ऑपरेशन होता है वहां पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से स्वेलिंग होगा। सो टू रिड्यूस द स्वेलिंग व्हाट वी कैन डू? आइस पैक अप्लाई करनी आइस पैक एप्लीकेशन करेंगे। डायरेक्ट पेशेंट आइस पैक अप्लाई कर देगा सीधा? ना, क्लोथ રાખવાનો નીચે. कुछ बैरियर रखना पड़ता है। क्लोथ है, पिलो कवर है, बेडशीट है, कुछ भी बैरियर क्लोथ रखना होगा। कोई भी लेयर ऑफ क्लोथ चल सकता है। फिर सर्जरी हुए तो ऑब्वियसली पेन होगा। सो एनाल्जेसिक्स देंगे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स होगा, अगर नॉजेटेड है पेशेंट तो एंटीएमेटिक्स होगा। तो ये सारी मेडिसिन, आईवी फ्लूइड्स, ये सब होता है आफ्टर सर्जरी। फिर नाउ ये सर्जरी है तो उसके रिलेटेड कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइक हैवी वेट लिफ्टिंग पेशेंट नहीं कर पाएगा, स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। कब तक नहीं कर पाएगा वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इट इज नॉट आवर टास्क कि कब तक नहीं करना है पेशेंट को। वो भी हाँ, हेल्थ एजुकेशन में ये सब आप बोलोगे कब तक नहीं करना है वो डॉक्टर बताएंगे। पेशेंट को बोलना है कि एक टेस्टिकल जो अभी बचा है उसका भी रेगुलर टीएससी करते रहना है, ऐसा नहीं कि अब नहीं करना है, निकाल दिया है। एंड जो सूचर्स है सर्जरी के बाद के, सो वो आइडियली 7 to 10 डेज, अगर नॉन एब्जॉर्बेबल है तो 7 to 10 डेज में रिमूव किए जाएंगे। अगर एब्जॉर्बेबल नहीं होंगे तो वो खुद से ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। पेशेंट को जो सर्जरी की है, सर्जरी की केयर, जो इंसिजन है उसकी केयर कैसे करनी है वो सब आप सिखाओगे। कि उसके ऊपर जो प्रिस्क्राइब्ड एंटी ऑइंटमेंट है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक, वो ही लगानी है, कुछ और नहीं लगाना है। ये सारी जनरल इंटरवेंशन है, सो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर हमने देखा सर्वाइकल कैंसर। यू हैव टू थिंक लाइक दिस। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्टिकुलर कैंसर है, उसके पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में कुछ क्वेश्चन है, सो ऐसा नहीं कि ये लाइन टू लाइन ही आएगा, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। यू जस्ट हैव टू रीड कि ये ऑप्शन वैलिड है टेस्टिकुलर कैंसर की सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली, ये चीज हम पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं या नहीं। इफ इट इज वैलिड, टिकट, लाइक ऐसे एलिमिनेशन ही यूज करना है। सो आपको ऐसे याद रखना है। डोंट जस्ट मग इट अप कि ये इतना होता है। आपको इमेजिन करना है कि पेशेंट रिसीव किया, फिर आप क्या क्या कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव सीन सर्वाइकल कैंसर। व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर? Cancer of cervix. कैंसर ऑफ सर्विक्स। इसमें जो नॉर्मल स्टेज एंड ग्रेड था, इसमें 3 स्टेजेस एक्स्ट्रा है। प्री मैलिग्नेंट कैंसर थे, मतलब अभी लाइक सर्विक्स के ऊपर ऊपर ट्यूमर है, पूरा सर्विक्स इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्री 3. मैलिग्नेंट, यस 3 स्टेजेस है, स्टेज 1, 2 एंड 3। स्टेज 1 में सर्विक्स की टीप पर क्या होगा? देयर विल बी, स्टेज 1 में क्या होगा? सर्विक्स की टिप पर क्या होता है? Is माइल्ड डिस्प्लेसिया होगा, माइल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। स्टेज 2 में क्या होगा? वो ग्रोथ ऑफ सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मॉडरेट होगा। स्टेज 3 में सिवियरली Severe एबनॉर्मल, हो जाए. हाँ, बट अभी कार्सिनोमा इन सिटू है, सर्विक्स में ही है। फिर धीरे धीरे वो इन्वेड करेगा सर्विक्स में, एंड देन अदर पेल्विक स्ट्रक्चर्स में इन्वेड कर जाएगा। ओके, देन उसके रिस्क फैक्टर्स देखें। सबसे मेन पॉजिटिव रिस्क फैक्टर क्या है सर्वाइकल कैंसर का? एचपीवी इन्फेक्शन। सो देयर इज वैक्सीनेशन अवेलेबल इन द मार्केट। एचपीवी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन मिलती है, सो पेशेंट ले सकता है। सो बहुत लाइक दूसरे भी रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से हो सकता है, बट एचपीवी कैन बी प्रिवेंटेबल। और क्या रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? फैमिली हिस्ट्री, ओके। Obesity. ओबेसिटी, यस। 17 ईयर्स से पहले उसने इंटरकोर्स किया है तो, मतलब 17 ईयर्स से पहले ही कंसीव हो गया है, इंटरकोर्स कर दिया है, वो फीमेल के मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रह चुके हैं, या तो फीमेल का जो पार्टनर है उसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, तो भी हो सकता है उसको सर्वाइकल कैंसर। फिर compromised.
लॉन्ग टाइम से वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रही है फीमेल, तो भी हो सकता है। देन ओके, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो ये पॉइंट हो गया। Cigarette smoking, both active सिगरेट and passive. स्मोकिंग, हाँ एक्टिव पैसिव, मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरिटी ओके। फिर मल्टीपल फुल टर्म प्रेगनेंसी, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे चाइल्ड है इन शॉर्ट। फिर ओके, दैट ऑल हैज कवर्ड। सो हम स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं? पेप टेस्ट से कर सकते हैं, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंटली, जो हाई रिस्क मदर्स है ना, जिसको ये सारे रिस्क फैक्टर्स है, चलो तो उसको बोलना है फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जाके पीवी एग्जामिनेशन करवा लेने का, पेप टेस्ट करवा लेने का। सो वो पता चल जाएगा, अर्ली स्टेजेस में ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं। पेशेंट खुद से तो नहीं कर पाएगा इसमें असेसमेंट। अगर सर्वाइकल कैंसर हुआ तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? ब्लीडिंग होगा, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगा। कब होगा? ड्यूरिंग नहीं, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, सो Post menstrual. मेंस्ट्रुअल, यस। एंड और कब होता है पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग? पोस्ट कोइटल, Post coital bleeding. आफ्टर इंटरकोर्स भी ब्लीडिंग होगा पेनलेस। वजाइनल डिस्चार्ज होगा, वो कैसा होगा? Foul smelling. फाउल स्मेलिंग एंड सीरो सैंग्विनियस, Sanguineous. जीरो सेंग्विनियस डिस्चार्ज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? जीरो सेंग्विनियस डिस्चार्ज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल, अदर स्टूडेंट्स, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? इंटरव्यू में एबनॉर्मल, Abnormal. ओके। जीरो सेंग्विनियस है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टर्न योर पेजेस ऑफ द बुक। नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? Normal. It is normal. नॉर्मल, So why they have Normal. mentioned it? Serosanguineous vaginal discharge है तो this is indicating cancer. कभी वजाइने में से पिंक कलर का डिस्चार्ज निकलेगा? सीरोसैंग्विनियस इज नॉर्मल डिस्चार्ज आफ्टर इंसिजन। कुछ लगता है, सर्जरी की है, वुंड है, उसमें से निकलता है सीरोसैंग्विनियस। सर्वाइकल डिस्चार्ज तो व्हाइट कलर का होता है, नॉट पिंक। तो दैट इज वाई सीरोसैंग्विनियस नॉर्मल है, बट वो वजाइना में से निकली, उसकी जगह अलग है। सो दैट इज वाई इट इज एबनॉर्मल। ओके, इसमें दिया है इसलिए सबने बोल दिया वो एबनॉर्मल। सीरोसैंग्विनियस डिस्चार्ज इज नॉर्मल, बट कहाँ से? जब इंजरी है, वुंड है, उसमें से निकल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नॉर्मल। बट वजाइना में से ऐसा नहीं निकलेगा। निपल में से भी सीरोसैंग्विनियस डिस्चार्ज निकले तो दैट इज नॉट नॉर्मल। वुंड और उसमें से कहीं से निकले तो नॉर्मल है। So that is why it is abnormal. Though serosanguineous discharge is normal, but vagina में से निकल रहा है, that is why abnormal है। और क्या होगा? ओके, हिमेचूरिया होगा, डिस्यूरिया होगा, पेल्विक पेन होगा, आगे लो बैक पेन, ग्रोइन पेन पूरा होगा, एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट को वेट लॉस होगा। वजाइना में चलो लाइक वो सर्विक्स की वजह से फिस्ट्यूला, ट्यूमर इन्वेड हो गई है, फिस्ट्यूला क्रिएट हो गया है, ओपनिंग क्रिएट हो गया है। सो वजाइना में से ही फीसिस एंड यूरिन लीक हो सकता है। एंड अगर पेप टेस्ट करेंगे तो पेप टेस्ट में पता चलेगा कि साइटोलॉजिकल सेल में सब चेंजेस है। ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? मेन ट्रीटमेंट हमें तीन मेन पता है, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जिकल। बट उसके सिवाय कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर में अदर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी है। कीमो कंप्लीट हो गया, रेडिएशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दे सकते हैं, बिकॉज सर्विक्स में हम डायरेक्टली वो इम्प्लांट रख सकते हैं। सो इंटरनल एक्सटर्नल रेडिएशन हो गया। दो एक्स्ट्रा है, दैट इज क्रायो सर्जरी एंड लेजर थेरेपी। व्हाट इज क्रायो सर्जरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज क्रायो सर्जरी? क्रायो वर्ड से ही पता चलना चाहिए कि वी आर फ्रीजिंग समथिंग। Freezing. हाँ,
सो एक ऐसा प्रोब जैसा होता है जो वजाइना में से इंसर्ट किया जाएगा, जैसे ही वो सर्विक्स को टच करेगा वो बहुत ही लाइक चिल्ड होता है। सो सारे सेल्स को एकदम फ्रीज कर देगा। ड्यू टू फ्रीजिंग हाई एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की वजह से वो सारे सेल्स नेक्रोज होके स्लॉश ऑफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेजर थेरेपी में नेम से ही पता चल जाएगा, लेजर ट्रीटमेंट, यस। एक बीम, एक लाइट, ऐसे लेजर जैसी लाइट निकलेगी जो सर्विक्स में वजाइना से इंसर्ट किया जाता है। वो ट्यूमर जो है, हमें पता होना चाहिए कि इतनी ट्यूमर है, उसकी बॉर्डर क्लियर दिखेगी आपको, तभी हम ये कर सकते हैं। सो वो लेजर बीम की वजह से सारे वो सेल्स किल हो जाएंगे, वो वेपराइज हो जाते हैं, पूरे लाइक भाप बन जाएंगे। सो इसमें सैंपल नहीं मिल पाएगा आपको कि आपको लाइक बायोप्सी करना है, उसके ऊपर स्टडी करना है, तो आपको नहीं मिल पाएगा, वो बीम की वजह से पूरा वेपराइज हो जाता है। सर्जिकल में सर्विक्स के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज ट्रैकिलेक्टोमी और सर्विसेटोमी। यस, टेकिलेक्टोमी और सर्विक्सेक्टोमी। सो ये उसके सर्जरी का नाम है। रेडिकल किया जाता है, मतलब सर्विक्स के आसपास के टिश्यूज भी हम निकाल देंगे। लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सिजन प्रोसीजर, मतलब एक प्रोब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम उतना पोर्शन एक्सरसाइज करके निकाल देंगे। कोनिजेशन में क्या किया जाता है? कौन से कोनिज, जो टिश्यू होता है उसको रिमूव करते हैं? हाँ, जो सर्विक्स का ओपनिंग है उसमें ऐसा कोन शेप टिश्यू हम निकाल देंगे, सिर्फ आगे का कोन जितना पोर्शन निकाल देंगे। सो इसमें क्या होगा, हमने सर्विक्स पूरा नहीं निकाला, सर्विक्स का थोड़ा पोर्शन निकाल दिया, अब सर्विक्स ओपन ही रहेगा। सो जब वो पर्सन कंसीव करेगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो सर्विक्स ओपन है तो डायरेक्ट होके प्रीटर्म डिलीवरी हो सकता है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स हो सकता है, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाएगा तो बेबी डिलीवर नहीं हो पाएगा। सो ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। सो दैट इज वाई जिसको फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना है, रेडिकल ट्रैकिलेक्टोमी किया जाएगा, मतलब पूरा सर्विक्स निकाल के डॉक्टर्स वहां पर सूचर्स ले लेंगे। जब उसको डिलीवर करना होगा तो सीएस करके डिलीवर कर सकती है फीमेल। अदर ऑप्शन इज हिस्टेक्टोमी। व्हाट इज हिस्टेक्टोमी? रिमूव यूटेरस ऑफ द सर्विक्स। यस, रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, टोटल में सब तीनों तीन निकाल दिए जाएंगे, बट फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज वहां पर रहती है। यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स ये चीज निकाली जाती है हिस्टेक्टोमी में। सो वो हमने देखा, उसके पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन सबको पता होने चाहिए। सारे जो कॉमन है वो तो कॉमन ही रहेंगे, आफ्टर सर्जरी क्या क्या करना है। बट यूट्राइंस, यूट्रस की सर्जरी है तो इसमें पैड चेक करना बनता है, ब्लीडिंग की वजह से पैड चेक करना होगा, वहां से फाउल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, विच इंडिकेट्स इन्फेक्शन। सो ये सारी चीजें चेक करनी है, वाइटल्स चेक करने हैं, बिकॉज ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा तो पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जाएगा। फिर अवॉइड क्या करना चाहिए पेशेंट को? स्ट्रेनस एक्टिविटीज, हैवी लिफ्टिंग, स्टेयर्स क्लाइंबिंग अवॉइड करना है। वेट कितना लिफ्ट कर सकता है पेशेंट? नॉट 20 kg। हाँ, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, 20 kg लिख दे तो फिर टिक करके मत आ जाना। केजी में 9 होता है, पाउंड्स में 20 है। सो 20 पाउंड से कम है तो पेशेंट लिफ्ट कर पाएगा वो वेट, नॉट मोर देन 20 पाउंड। 20 पाउंड से ज्यादा है किसी का वेट तो पेशेंट को लिफ्ट नहीं करना है। ये याद रखना, कंफ्यूजन के लिए पूछते हैं वो लोग। 1 मंथ तक पेशेंट टब बाथ भी नहीं ले सकता। फिर बहुत लंबे टाइम तक ऐसे बैठ कर भी नहीं बैठ सकता, इंटरकोर्स और वो सब भी नहीं करना होगा, ड्राइविंग अवॉइड करना है, वो सारे हमने देखे थे। व्हाट इज द रेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये भी थे स्पेसिफिक 1 કલાકમાં કેટલા? Yes. After hysterectomy, if more than one pair saturate થાય છે bleeding થી, તો it indicate excessive bleeding. हाँ, 1 घंटे में एक से भी ज्यादा है, 2 3 तो बहुत दूर हो गया, एक से भी ज्यादा पेट चेंज करना पड़ रहा है विद इन 1 आवर, विच इंडिकेट्स पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है। वी हैव टू डू समथिंग राइट नाउ, वरना पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा। फिर पेल्विक एक्सटेंट्रेशन, ये भी एक सर्जरी है, उसमें क्या करते हैं? पेल्विक एक्सटेंट्रेशन में क्या किया जाएगा? Removal of all pelvic contents.
यस, पेल्विक ऑर्गन्स है जितने भी, ब्लैडर, यूट्रस, ब्लैडर, यूट्रस, बॉवल, सब रिमूव कर देंगे, उसको पेल्विक एक्सटेंट्रेशन बोलते हैं। वो भी 3 टाइप का है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, टोटल। एंटीरियर में क्या रिमूव करेंगे? Uterus, ovaries, fallopian tubes, क्या है? vagina, bladder, urethra, and pelvic lymph nodes. हाँ, तो आगे का ऑर्गन, आगे ब्लैडर होता है, उसके पीछे यूट्रस होता है, सो वो दोनों मेन रिमूव करना है। यूट्रस के साथ साथ फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, वजाइना सब रिमूव कर देंगे। ब्लैडर के साथ साथ यूरेथ्रा भी रिमूव कर देंगे। सो आगे के ऑर्गन एंड पेल्विक लिम्फ नोड्स रिमूव करते हैं। पोस्टीरियर में रिप्रोडक्टिव सारे ऑर्गन्स हो गए, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, वजाइना। उसके साथ साथ पीछे क्या है? Descending colon, rectal, and हाँ, anal canal. सो लार्ज इंटेस्टाइन है। सो उसमें हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड है इतने पार्ट्स में, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन एंड एनस और रेक्टम, जो भी बोले। सो पूरा इतना पोर्शन हम रिमूव कर देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पेल्विक एक्सटेंट्रेशन। टोटल में क्या करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट? Combination. इंटीरियर, पोस्टीरियर दोनों, मतलब ब्लैडर एंड सब कुछ निकाल देंगे। अब निकाल दिया है तो फिर पेशेंट को यूरिन एंड स्टूल पास कैसे करेगा पेशेंट? स्टूल स्टूल पास करने के लिए क्या डॉक्टर्स क्रिएट करेंगे? व्हाट इज दैट? कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी क्रिएट करेंगे। यूरिन पास करने के लिए इलियल कॉन्ड्यूट। इलियल कॉन्ड्यूट को क्या है हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस देखी इसकी भी। ओके, फिर हमने देखा ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर मींस कैंसर ऑफ ओवरीज। कैंसर ऑफ ओवरीज। ये बहुत रैपिडली ग्रो होता है, स्प्रेड भी बहुत रैपिडली हो जाता है, मेटास्टेसिस जल्दी हो जाता है एंड समटाइम्स एक ओवरीज नहीं, दोनों साइड की ओवरीज अफेक्ट हो सकती है। इसमें मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर रिप्रोडक्टिव कैंसर। वाई इसमें मोर्टालिटी रेट ज्यादा है? अगर किसी फीमेल, आपके पास 2 फीमेल है, एक सर्वाइकल कैंसर वाली, एक ओवेरियन, ओवेरियन वाली बचने के चांसेस बहुत कम है। वाई? यस, online students, why mortality rate is higher in ovarian cancer compared to all other type of cancer of reproductive system? મેટાસ્ટેસિસ જલ્દી થાય છે એટલે No, एसिम्प्टोमिक। એડવાન્સ સ્ટેજમાં જ ખબર પડે છે, અર્લી yes, સ્ટેજમાં नहीं खबर पड़ती। अर्ली स्टेज में एसिम्टोमेटिक है, पता ही नहीं चलेगा फीमेल को शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। जब पता चलेगा तब तो एडवांस स्टेज हो गया होगा, मेटास्टेसिस ऑलरेडी हो गया होगा। सो फिर इसीलिए उसके मोर्टालिटी की जल्दी पता चल जाता है तो हम पता लगा लेते हैं। अर्ली, जितना अर्ली स्टेज में पता चलेगा उतना प्रोग्नोसिस अच्छा है, बट अर्ली स्टेज में तो इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। दैट इज व्हाई द मेन प्रॉब्लम इज दिस। ओके, फिर हमने असेसमेंट देखा, जब ओवेरियन कैंसर होगा तो साइन एंड सिम्टम्स कैसे होंगे? ओके, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग, वेट लॉस। यस, Urinary cum frequency. यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वेट लॉस होगा, जीआई डिस्टर्बेंस। Gastrointestinal disturbance. हाँ, इसमें डिसफंक्शनल वजाइनल ब्लीडिंग होगा। ऐसा नहीं है कि पोस्ट क्वाइटल है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल है, कभी भी लाइक वजाइनल डिस्चार्ज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। एब्डोमिनल मास फील होगा आपको पाल्पेशन पर, एंड ब्लड टेस्ट करोगे तो ब्लड के अंदर ट्यूमर मार्कर, दैट इज CA-125, सारे कैंसर के मार्कर अलग अलग से, सो वो स्पेसिफिक टू के ओवरीज के ये CA-125 है, वो एलिवेटेड होंगे। इंटरवेंशन क्या की जा सकती है? कीमो, रेडिएशन, सर्जरी। सर्जरी में कौन सी सर्जरी करेंगे? रिमूवल ऑफ ओवरीज को क्या बोलते हैं? ओफेरेक्टोमी। ओफेरेक्टोमी बोलते हैं, बट ये एडवांस स्टेज हो गया। स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चला था, तो हमें सिर्फ ओवरीज नहीं, साथ साथ सब कुछ निकालना पड़ेगा। सो हिस्टेक्टोमी, टोटल हिस्टेक्टोमी, लाइक
यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है, सो दैट इज टोटल हिस्टेक्टोमी। पार्शियल में क्या होता है, सिर्फ यूट्रस निकालते हैं, सर्विक्स वजाइना वहां पर ही रहता है, बट इसमें सब निकाल देंगे। अलोंग विद दैट सेल्फ इंजो एंड ऊफेरेक्टोमी, मतलब सेल्फ इंजेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सो फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी सब कुछ निकालना होता है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमने ट्यूमर बॉडी में से बल्क कम कर दिया। नाउ अब हम कीमो एंड रेडिएशन देंगे, सो एटलीस्ट थोड़ी ज्यादा असर होगी। सो दिस कैन बी द ऑप्शन। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन No, स्टूडेंट? ma'am. No, ma'am. Okay, so let's start next, that is endometrial or uterine cancer. एंडोमेट्रियल कैंसर मतलब, यूट्राइन कैंसर का मतलब क्या? यूट्रस का कैंसर, और उसमें भी ट्यूमर कहाँ से ग्रो होती है, कौन से लेयर में से? कितने लेयर्स है यूट्रस के? आउटर से इनर तक कितने लेयर्स है? 3. विच आर दे? Endometrium, myometrium, perimetrium. यस, अंदर का एंडोमेट्रियम है, बीच का मायोमेट्रियम है, बाहर का पेरीमेट्रियम है। सो ये ट्यूमर कहाँ पर ग्रो होती है, कौन से लेयर पे? विच लेयर? कहाँ से ग्रो होती है? एंडोमेट्रियल लेयर में से, इसीलिए उसको एंडोमेट्रियल कैंसर भी बोला जाता है। सो एंडोमेट्रियल कैंसर इज अ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द एंडोमेट्रियल म्यूकोजा ऑफ द यूट्रस एसोसिएटेड विथ मेनोपॉजल ईयर्स। एंडोमेट्रियल कैंसर कभी भी लाइक जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है फीमेल, उनको नहीं होता है। ये सबसे कॉमन कौन से फीमेल्स में है? जो मेनोपॉजल ईयर्स में है, मतलब उसका मेनोपॉज हो गया है स्टार्ट, फिर वो फीमेल्स को यूट्रस का कैंसर का रिस्क ज्यादा है। सो वो जो एंडोमेट्रियल म्यूकोजा है वहां से वो ट्यूमर ग्रो हो, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स चालू हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे ट्यूमर बन जाएगा, एंड वो मेनोपॉजल ईयर्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। Metastasis occurs through the lymphatic system to the ovaries and pelvis via the blood to the lungs, liver and bone, or abdominally to the peritoneal cavity. So ये जो मेटास्टेसिस है लिम्फेटिक सिस्टम में अगर वो आ गया तो लिम्फेटिक सिस्टम से ओवरीज एंड पेल्विस तक चला जाएगा, पेल्विक ऑर्गन्स में। ब्लड में वो कैंसर मिक्स हो गया तो ब्लड की मदद से लंग्स, लीवर एंड बोन्स में मेटास्टेसिस होगा, एंड डायरेक्ट वो शेडिंग से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंट्रा एब्डोमिनली, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के पीछे जितने भी ऑर्गन्स है वहां पर भी वो स्प्रेड हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स, एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क किसको ज्यादा है? यूज ऑफ इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी और बर्थ कंट्रोल पिल्स। यस, आपने देखा ओवेरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर में भी रिस्क था, एंडोमेट्रियल कैंसर में भी। ये बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से क्यों होता है ये कैंसर? बिकॉज इस्ट्रोजन थेरापी है। इस्ट्रोजन हमारी साइकिल रेगुलेट करता है, ब्रेस्ट कैंसर में भी सेम ये रोल प्ले करता है। सो ड्यू टू एक्सेस इस्ट्रोजन वो सेल्स ज्यादा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड एबनॉर्मली ग्रोथ उनका स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इस्ट्रोजन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सो बर्थ कंट्रोल पिल्स का ये साइड इफेक्ट है, अगर लॉन्ग टर्म कोई यूज कर रहा है बर्थ कंट्रोल पिल्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी तो उसको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो इस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी ही ली है पेशेंट ने, या तो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज कर रहा है। यूज ऑफ आईयूडी, कॉपर टी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की वजह से भी चांसेस है, हो सकता है। नली पैरिटी, व्हाट इज दिस? नली पैरिटी मतलब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पैरिटी वर्ड किसके लिए यूज होता है? पारा, ग्रेविडा, पारा, ये सब पढ़ा है ना। पारा वर्ड किसके लिए यूज होता है? पैरा, पारा, जो भी आप बोलते हो, ग्रेविडा, पैरा। ओबीजी में नहीं पढ़ा है ड्यूरिंग योर कॉलेज? जी टी पी ए एल स्कोर आता था ओबीजी में, G1 T1 P1 ऐसा सब नहीं लिखते थे? यस और नो तो बोलो, अभी भी याद नहीं आ रहा है, इतने हिंट दे रही हूँ तो। Yes, ma'am. हाँ, तो हमने आगे देखा मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरा, तो उसका मतलब क्या था? आगे के कैंसर में हमने देखा सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर मल्टीपैरिटी हमने देखा, सबने आंसर दिया। सो व्हाट इज मल्टीपैरिटी? नाउ टेल मी। Multiple pregnancy. मल्टीपल प्रेगनेंसी?
तो उसको ग्रेविडा नहीं बोलेंगे? मोर देन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में तो ये कैरी करे ना फीटस। पैरिटी मतलब डिलीवरी, कितनी डिलीवर किया है। ग्रेविडा मतलब फुल टर्म प्रेगनेंसी तक जो भी बोलते हैं कंसीव करना उसको ग्रेविडा बोलते हैं। पैरा मीन्स डिलीवर करवाना। सो मल्टी पैरिटी मतलब बहुत सारे बेबीज डिलीवर किए हैं। नली पैरिटी मतलब नहीं कर सकते। अच्छा। एक भी नहीं किया है अभी तक। एक भी डिलीवरी नहीं हुआ है, दो शी हैज कंसीव्ड। चलो कंसीव कर दिया है, अबॉर्शन हो गया है, उसने कंसीव किया है, उससे लेना देना नहीं, बट कभी भी उसने डिलीवरी नहीं किया है, एक भी बार डिलीवर नहीं हुआ है बेबी, सो दैट इज नली पैरिटी। गॉट इट? ग्रेविडा मतलब कंसीव करना, पैरा मीन्स डिलीवर करना। सो नली पैरिटी, सो एक भी बार डिलीवर नहीं किया है। नली ग्रेविडा मतलब कंसीव करी भी एक नहीं। बार कंसीव ही नहीं किया है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। सो नली पैरिटी वुमेन को भी एंडोमेट्रियल का रिस्क है कैंसर का। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, ये बहुत ही अभी कॉमन है, ट्रेंडिंग है। सारी फीमेल्स को ड्यू टू प्रोसेस फूड एंड ये लाइफस्टाइल की वजह से पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है। व्हाट इज दिस पीसीओडी? पॉलीसिस्टिक, सिस्ट मतलब इसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, ये ओवरीज है, ओवरीज के ऊपर पोलिसिस्ट हो जाता है, बहुत सारे ऐसे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स हो जाएंगे ओवरीज के ऊपर, ऐसे पोलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसकी वजह से ओवरीज नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, एंड अल्टीमेटली ये सारे रिस्क हो सकते हैं। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो गया। हाइपरप्लेशिया मीन्स हाइपरप्लेशिया मीन्स एंडोमेट्रियल सेल्स है वो ज्यादा हो गया है, ओवर प्रोडक्शन हो गया है, सेल्स ज्यादा हो गए हैं, सो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया होगा। इंक्रीज एज, जितनी जितनी एज बढ़ेगी उतना उतना रिस्क बढ़ेगा। अर्ली मेनार्की एंड लेट मेनोपॉज, कोई फीमेल्स ऐसी है जिनको अर्ली मेनार्की हुआ था, जल्दी, बहुत जल्दी ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया था जब वो टीन एज में थे, एंड मेनोपॉज भी बहुत लेट हुआ है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन कैंसर और हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर, फैमिली हिस्ट्री में ही है, एक फीमेल की मदर को, सिस्टर को, ग्रैंड मदर को, सबको हुआ है, तो इसको भी रिस्क बढ़ जाएगा। या तो हेरिडिटरी में उनके घर में सारे लोगों को, लाइक बहुत सारे लोगों को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है, नॉन पोलिपोसिस, पोलिप्स हो जाते हैं ना ऐसे, हेमरोइड जिसको हम बोलते हैं, पोलिप्स होता है, तो पोलिप्स के बगैर वाला नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर हुआ है, सो इसको भी यूट्राइन कैंसर का रिस्क होगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर, वो फीमेल को खुद को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर रह चुका है, सो यूट्रस का भी हो सकता है, एंड शी इज ओबेस, ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। सो दिस आर द रिस्क फैक्टर्स। नाउ ओके, अदर्स आर हाइपरटेंशन एंड डीएम, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन की वजह से भी रिस्क बढ़ सकता है। असेसमेंट, एंडोमेट्रियल कैंसर होगा तो असेसमेंट क्या होगा? साइन एंड सिम्टम्स, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाएगा, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल इंडिविजुअल्स। मेनोपॉज अचीव कर लिया है, मेनोपॉज के बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मेनोपॉज के बाद भी अचानक से ब्लीडिंग एबनॉर्मली स्टार्ट हो गया, सो दिस इंडिकेट्स कि उसको अब यूट्राइन कैंसर है। वजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है इन यूट्राइन कैंसर। लो बैक पेन, pelvic पेन एंड एब्डोमिनल पेन होगा। पेन अकर्स लेट इन द डिजीज प्रोसेस, जैसे अभी कैंसर स्टार्ट ही हुआ है तब पेन नहीं होता, जब वो बहुत आगे बढ़ जाता है फिर पेन होता है। एनलार्ज यूट्रस इन एडवांस स्टेज, एडवांस स्टेज में आप यूट्रस देखोगे तो बहुत लाइक कंसीव किया हुआ वो यूट्रस होता है ना, ऐसा बड़ा, अंदर बेबी हो ऐसा बड़ा यूट्रस हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है जब ट्यूमर बहुत बड़ी हो जाती है तब। नॉन सर्जिकल हमें पता है, कीमो एंड रेडिएशन, सर्जिकली हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। सो लेट्स सी नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस, एक्सटर्नल और इंटरनल रेडिएशन इज यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सर्जरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ कैंसर। या तो डॉक्टर सिर्फ एक्सटर्नल रेडिएशन देंगे या तो इंटरनल, या तो दोनों साथ में देंगे, डिपेंड्स करता है कौन से स्टेज में है, क्या है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। कीमोथेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट एडवांस्ड और रिकरेंट डिजीज, एडवांस हो गया, मेटास्टेसिस हो गया है, सो हम कीमोथेरेपी देके सारी जगह पर असर करवा सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी with the medication may be prescribed for estrogen dependent tumor,
ट्यूमर पता चला कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हुआ है, पेशेंट ने ये फैमिली हिस्ट्री और वो सब नहीं था, वो पिल्स की वजह से हुआ है, ईस्ट्रोजन की वजह से हुआ है। तो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट अपोज करने के लिए डॉक्टर्स प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी भी दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। एंटी ईस्ट्रोजन मेडिकेशन में ऑल्सो भी प्रिस्क्राइब, ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी ऑपोजिट करने के लिए एंटी ईस्ट्रोजन मेडिसिन भी डॉक्टर दे सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी एंड बायलेटरल सेल्फ इंजो ओफेरेक्टोमी, इसमें भी यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स टोटल हिस्टेक्टोमी किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी सब निकाल देंगे, बिकॉज अगर कुछ अंदर रखेंगे तो चांसेस है कि वो भी फिर से कैंसर हो सके, रिलैप्स हो सके, सो डॉक्टर विल नॉट टेक एनी चांस, वो सब कुछ रिमूव कर देंगे। सो दिस इज द सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। ओके, ब्रेस्ट कैंसर बड़ा है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर। Yes. Okay. So next is breast cancer. Breast cancer means cancer of breast tissue. So breast cancer is classified as invasive when it penetrates the tissue surrounding the mammary duct and grows in an irregular pattern. जैसे हमने सर्विक्स में देखा था ना कि पहले प्री मैलिग्नेंट होता है, जो प्री इन्वेजिव होता है, फिर वो धीरे धीरे सर्विक्स में इन्वेड होगा, पहले तो ऊपर ऊपर ही होता है। सो ब्रेस्ट में भी सेम, ब्रेस्ट टिश्यू को हम इन्वेजिव कब बोलेंगे, जब ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी डक्ट्स है, जिसमें से मिल्क लैक्टेटिंग डक्ट्स है एंड उसमें से फिर निपल से मिल्क बाहर निकलेगा, सो मेमोरी डक्ट्स के बाहर ब्रेस्ट के अंदर, दिस इज द होल ब्रेस्ट, और यहाँ से ऐसे मेमोरी डक्ट्स सारी निकल रही है, निपल्स के साथ कनेक्ट हो रही है, राइट। बट उसके बीच में बाहर कुछ है, मेमोरी डक्ट्स के सिवाय कहीं और जो ट्यूमर है ग्रो हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे इन्वेजिव। इरेगुलर पैटर्न में ट्यूमर ग्रो होगी। मेटास्टेसिस अकर्स वाया लिम्फ नोड्स, ब्रेस्ट कैंसर का मेटास्टेसिस लिम्फ नोड से ज्यादा स्प्रेड होता है। कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस आर बोन एंड लंग्स, मेटास्टेसिस में ऑल्सो अकर टू द ब्रेन एंड लीवर, कॉमन बोन एंड लंग्स में कॉमन होगा वहां पर, या तो फिर वो ज्यादातर तो ब्रेन एंड लीवर तक भी जा सकता है। Diagnosis is made by breast biopsy through a needle aspiration or by surgical removal of tumor with microscopic examination for malignant cells. Diagnosis कैसे करेंगे, बायोप्सी लेकर, जो नीडल बायोप्सी है डायरेक्ट ट्यूमर में से थोड़ा सैंपल निकाल कर करेंगे, या तो ट्यूमर को ही रिमूव करने के बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है एंड डायग्नोसिस बनाया जाता है कि एक्चुअली दिस इज अ कैंसर। किस फीमेल्स को रिस्क फैक्टर ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर होने का, तो रिस्क फैक्टर्स आर एज ग्रेटर देन 65 इयर्स, अगर कोई फीमेल 65 इयर्स के ऊपर है तो उसको रेगुलरली बीएससी करना चाहिए, वरना उसको रिस्क ज्यादा है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली में मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर सबको है तो उसको भी बढ़ेगा। अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, प्रीवियस कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, यूट्रस और ओवरीज, पहले एक साइड का ब्रेस्ट कैंसर हुआ या पहले कैंसर हुआ था तब सिर्फ ट्यूमर रिमूव की थी, पूरा ब्रेस्ट नहीं रिमूव किया था। सो पहले प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी है ब्रेस्ट की कैंसर की, यूट्रस की या ओवरीज की, नलीपेरिटी है या लेट फर्स्ट बर्थ है आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज, अगर कोई फीमेल कंसीव करके डिलीवर करती है बेबी, सो लेट फर्स्ट डिलीवरी हुई है, लेट फर्स्ट बर्थ हुआ है, तो भी उसको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। एंड नली पैरिटी की वजह से उसने अभी तक कंसीव ही नहीं किया, डिलीवरी ही नहीं की, पैरिटी मतलब डिलीवर ही नहीं किया, तो भी उसको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। दैट इज व्हाई नाउअडेज ब्रेस्ट कैंसर इज सो राइजिंग रैपिडली, सारी फीमेल्स को बहुत लेट कंसीव करना है। एटिपिकल हाइपरप्लेशिया ऑफ ब्रेस्ट, अचानक से ब्रेस्ट के सेल्स ज्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो गए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, यस, ईस्ट्रोजन की वजह से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन पिल्स की वजह से भी हो सकता है। रिसेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, अभी अभी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी ली है फीमेल ने, ओबेस है फीमेल, हाई डोज रेडिएशन एक्सपोजर टू द चेस्ट, रेडिएशन लाइक एक्सरे और वो सारे जो रेडिएशन से ज्यादा डोज चेस्ट पर ले लिया है तो भी हो सकता है। सिमिलरली जो सर्वाइकल और यूट्रस कैंसर है, अगर एक्सरे नीचे लोअर का किया है, एक्सरे ब्लैडर के लिए और उसके लिए एक्सरे किया है, बार बार वो हाई डोज का वजह से भी उसका भी रिस्क बढ़ सकता है, बिकॉज ये रेडिएशन ही है जैसे भी बोलो तो। असेसमेंट, पता कैसे चलेगा पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, मास फेल्ट ड्यूरिंग बीएससी, जैसे टीएससी है वैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। सो जब फीमेल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी, फीमेल को मास फील होगा सबसे ज्यादा, ये चीज याद रखना,
मैं जब सॉल्व कर रही थी तब मुझे ये मैं भूल गई थी, मुझे नहीं पता था ऐसा क्वेश्चन आया था। यूजुअली फेल्ट इन अपर क्वाड्रेंट बीनीथ द निपल और इन एक्सिला। अभी ऐसा सोच लो ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये राइट ब्रेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर लेफ्ट ब्रेस्ट होगा और यहाँ पर राइट आर्म हुआ, ये राइट हाथ है। चलो, सो सबसे ज्यादा ट्यूमर कहाँ पर ग्रो होती है? अपर आउटर क्वाड्रेंट। सो अपर क्वाड्रेंट ये दोनों हुए और ये इनर है, टुवर्ड्स द बॉडी है, सो ये आउटर हुआ। सो सबसे ज्यादा ट्यूमर्स ये क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा होती है। व्हेन आई वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन, मुझे ऐसा क्वेश्चन आया तब मैं कंफ्यूज हो गई कि ऐसा कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर ज्यादा है, बट इट इज मेंशन इन द बुक कि सबसे ज्यादा यहाँ पर यूजुअली होती है, फिल होती है, वहां पर ज्यादा होती है। या तो दूसरा है निपल्स के नीचे, यहाँ पर बीनीथ द निपल और इन द एक्सिला, आर्म पीट में, पेशेंट के आर्म पीट में ऐसे यहाँ पर भी हो सकती है फील। सो दिस आर द कॉमन पॉइंट्स। प्रेजेंस ऑफ द लीजन ऑन द मेमोग्राफी, मेमोग्राफी किया जाएगा तब मेमोग्राफी में भी लीजन दिखेगा कि हाँ ट्यूमर है। A fixed irregular non-capsulated mass, non-encapsulated mass, typically painless except in late stages. पेशेंट को क्या फील होगा? कुछ फिक्स है, ऐसा ऐसा नहीं कि पकड़ने से ऐसे मूव होगा, ऐसा नहीं, एक ही जगह पर फिक्स कुछ गोल गोल फील होगा, मास फील होगा, इरेग्युलर होगा, पूरा गोल नहीं होगा, कुछ भी इरेग्युलर शेप में होगा, एनकैप्सुलेटेड मास पेशेंट को फील होगा। पेन नहीं होगा पेशेंट को। पेन कब होता है? जब लेट स्टेज में वो कैंसर चला जाता है तब पेन होता है, स्टार्टिंग में पेन नहीं होता है। एसिमेट्री होगा, ब्रेस्ट की एसिमेट्री देखने को मिलेगी। आइडियली ब्रेस्ट सिमेट्रिकल होते ही नहीं है, दोनों ब्रेस्ट अलग अलग होते हैं, बट ज्यादा एसिमेट्री हो जाएगी। ब्लडी और क्लियर नीपल डिस्चार्ज, नीपल में से ब्लडी डिस्चार्ज या क्लियर डिस्चार्ज निकलेगा। नॉर्मली नीपल में से ऐसा कुछ डिस्चार्ज नहीं निकलता है, जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी व्हाइट मिल्क डिस्चार्ज होता है, बाकी थ्रू आउट द एज कोई भी डिस्चार्ज नहीं निकलता है, बट इसमें निकलेगा। सो दिस इज एबनॉर्मल। निपल रिट्रैक्शन और एलिवेशन, निपल्स इन्वर्टेड हो जाएगी या रिट्रैक्ट हो जाएगी या ज्यादा एलिवेट हो जाएगी। निपल स्किन डिम्पलिंग, रिट्रैक्शन और अल्सरेशन होगा, स्किन में डिंपल्स जैसा हो जाएगा, ब्रेस्ट में ऐसे डिंपल्स गड्ढे जैसा हो जाएगा। स्किन, ब्रेस्ट की स्किन रिट्रैक्ट हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, या ब्रेस्ट पर अल्सर्स हो जाएंगे। सो दिस आर एबनॉर्मल थिंग। नेक्स्ट इज स्किन एडिमा और पॉडी ऑरेंज स्किन, ये उसका स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है, क्लासिकल साइन है पॉडी ऑरेंज। स्किन एडिमा होगा, ब्रेस्ट की स्किन पर एडिमा होगा एंड ब्रेस्ट की स्किन पॉडी ऑरेंज जैसे दिखेगी। एवरीवन प्लीज गूगल पर लिखो व्हाट इज पॉडी ऑरेंज, लिखो सब, उसके इमेजेस देखो। डन। किया सबने? यस और नो? यस मैम। हाँ, सो नाउ जस्ट इमेजिन, आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज की पील कैसी होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स जैसे कितनी रफ, सेम टू सेम ब्रेस्ट की सीन ऑरेंज के जैसी ही हो जाएगी। यू कैन सी द इमेजेस, आपको ऐसा ही लगेगा कि ऑरेंज की पील जैसी स्किन हो गई है। सो इसीलिए वो साइन का नाम दिया है पॉडी ऑरेंज, सेम टू सेम ऑरेंज जैसी स्किन, ऑरेंज के पील के जैसी ब्रेस्ट की स्किन हो जाती है। सो दिस इज क्लासिकल साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी, एक्सिला जो आर्म पीट है वहां पर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएगी, लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगा। लिम्फेडिमा ऑफ द अफेक्टेड आर्म, जो हाथ अफेक्टेड है, लाइक जो जिस साइड का कैंसर है वो हाथ की भी लिम्फ नोड्स एडिमेटस हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ बोन और लंग मेटास्टेसिस इन लेट स्टेज, अगर बोन इन्वेजन हुआ है, लंग्स में स्प्रेड हो गया तो उसके भी सिम्टम्स होंगे, बोन पेन होगा, रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग डिफिकल्टी, वो सारे सिम्टम्स भी दिखेंगे लेट स्टेज में अगर मेटास्टेसिस हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? ओनली बाय वन वे, दैट इज यस बीएससी, बीएससी से ही पता चल सकता है अर्ली। नाउ बीएससी करना कैसे है, कब करना है, वो इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। सो लेट्स सी अर्ली डिटेक्शन, दैट इज रेगुलर, एवरी मंथ बीएससी करना होता है। कब करना होता है? लेट्स सी। परफॉर्मिंग बीएससी, परफॉर्म रेगुलरली 7 to 10 days आफ्टर द मेंसेस, ये चीज ध्यान रखनी होगी। सो मेल्स में कैसा एक फिक्स डेट थी, हर तीसरी तारीख को, हर चौथी तारीख को, फीमेल्स में ऐसा नहीं होगा। फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल के साइकिल अकॉर्डिंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना होता है एवरी मंथ।
मेंसेस खत्म हो गया, मेंसेस खत्म होने के बाद 7 से 10 दिन के बीच में कभी भी कर सकती है। फर्स्ट 7 डेज नहीं करना है मेंसेस। चलो फीमेल का आज मेंसेस खत्म हुआ है, आज 5th डे है, बंद हो गया है मेंस्ट्रुएशन, तो हफ्ते तक नहीं करना है। उसके बाद 7 to 10 डेज में, मतलब उसके बाद 3 दिन में कभी भी वो कर सकती है। एंड फिर नेक्स्ट कब करना है, जब सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जैसे भी है, रेगुलर इरेगुलर 28 डेज 35 डेज जो भी है, बट मेंसेस खत्म होने के 7 से 10 दिन में करना होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टीएससी एंड बीएससी। Postmenopausal client or client who have had a hysterectomy should perform BSc regularly as well. पोस्ट मेनोपॉजल है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, वैसे फीमेल्स को भी करना है, तो वो फीमेल्स कब करेगी, रेगुलरली ईच सेम डेट ऑफ एवरी मंथ, बिकॉज उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगर पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसको भी करना होगा, जिसका हिस्टेरेक्टोमी किया है उसको भी मेंसेस तो नहीं आएंगे, बट उसको भी रेगुलर बीएससी करना है, तो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है। क्लाइंट इंस्ट्रक्शन बीएससी करना कैसे है, लेट्स सी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पेशेंट को सिखाना होगा हाउ टू डू द बीएससी। breast self examination and client instruction। first क्या करना है, while in the shower or bath when the skin is slippery with soap and water examine your breast। पहली चीज, जब फीमेल शावर ले रही होती है, मेल्स में आफ्टर शावर कर देते, ये ड्यूरिंग द शावर, शावर लेते वक्त नहाते वक्त सोप होगा, सो हम इजीली सोप अप्लाई करके स्मूथ कर सकते हैं, स्लीपरी कर सकते हैं स्किन। सो सोप एंड वाटर के साथ साथ ब्रेस्ट को एग्जामाइन करना है। यूज द पैड ऑफ योर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर्स टू प्रेस एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट फर्मली। अब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए सेकेंड फिंगर, ये तो थंब है, सो हम ऐसा बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, सो ये 3 फिंगर के पैड यूज करने हैं। आगे से ऐसे ब्रेस्ट को चेक करना है, फर्मली प्रेस करना है ब्रेस्ट को। use your right hand to examine your left breast and left hand to examine your right breast। opposite hand यूज करना है, राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेस्ट चेक करना है, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट चेक करना है। सेम साइड का हाथ सेम ब्रेस्ट असेसमेंट के लिए नहीं यूज किया जा सकता। अगर एग्जाम में ऑपोजिटली दिया है तो दिस इज नॉट योर आंसर, so remember this thing। using the pad of the fingers on your left hand, examine the entire right breast using a circular motions in a spiral or up and down motion, so that entire breast area is examined। yes, for example, female is using her right hand, so right hand से left breast को examine करना है, 3 फिंगर के पैड यूज करके circular motion में। you can see in the figure 1 नंबर लिखा है उसमें, देखो पहले पूरा सर्क्यूलर मोशन में ऐसे सेंटर से स्टार्ट करके पूरा आगे तक पूरा ब्रेस्ट एंड एक्सिला भी कवर करना है, या तो अप एंड डाउन ऊपर से नीचे तक आप फिगर में देख सकते हो। सो वो कोई भी मोशन में फीमेल को एग्जामिन करना है ड्यूरिंग द शावर, शावर लेते वक्त। रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग योर राइट हैंड टू एग्जामिन योर लेफ्ट ब्रेस्ट। सेम चीज दूसरे हाथ से दूसरा ब्रेस्ट, पहले देखा कि राइट से लेफ्ट ब्रेस्ट कर रही थी, तो लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट भी कर लेगी, सो दोनों ब्रेस्ट करती है। रिपीट द पैटर्न ऑफ पाल्पेशन अंडर द आर्म, चेक फॉर एनी लम्प, हार्ड नॉट और थिंकनिंग ऑफ द टिश्यू। सब कुछ एक्सिला में भी चेक करना है, पेशेंट को फीमेल को फील करना है, कुछ भी हार्ड लंप जैसा फील हो रहा है, कुछ भी नॉट गांठ जैसा फील हो रहा है, थिक कुछ भी फील हो रहा है एबनॉर्मल। आइडियली ब्रेस्ट टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, तो कुछ भी उसको फील हो रहा है, तो दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। सो ये ड्यूरिंग शावर, शावर लेते वक्त ये सब उसने सोप लगाकर कर दिया। नाउ सेकेंड क्या करना है, लुक एट योर ब्रेस्ट इन द मिरर। फिर फीमेल बाहर आ जाएगी आफ्टर शावर, फीमेल को ब्रेस्ट देखना है मिरर में, मिरर के सामने खड़े होकर देखना है। स्टैंड विथ योर आर्म्स एट योर साइड। अब फिगर 2 में देखो, फीमेल सिर्फ हाथ को ऐसे साइड पर खड़े रहकर उसने सिर्फ विजुअलाइज किया, देखा है, कुछ भी एसिमेट्रिकल दिख रहा है, कलर स्किन कुछ भी दिख रहा है, वो सिर्फ मिरर में देखना है, सिर्फ इतना ही करना है। सेकेंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, रेज योर आर्म्स ओवरहेड एंड चेक एनी चेंजेस इन द शेप ऑफ योर ब्रेस्ट, डिम्पलिंग ऑफ द स्किन और एनी चेंजेस इन द निपल। फिर आप 3 फिगर में देखो, फीमेल्स को हाथ ऐसे पीछे करने हैं, सो ब्रेस्ट ज्यादा एक्सपोज होंगे, तब मिरर में फिर से देखना है, ये मिरर के सामने ही करना है सब कुछ। सो हाथ हेड के पीछे रखने के बाद देखना है कि ब्रेस्ट टिश्यूज में डिम्पलिंग गड्ढे जैसा हुआ, स्किन चेंजेस हुआ, निपल में कुछ चेंजेस हुआ, रिट्रैक्ट हुई, एक्स्ट्रा बाहर निकल गई, डिस्चार्ज हुआ, कुछ भी हुआ कि नहीं, वो सब देखना है।
पाल्पेशन हमने बाथरूम में कर लिया था, बाहर आके सिर्फ विजुअलाइज करके सब देखना होता है। फोर्थ क्या करना है, नेक्स्ट प्लेस योर हैंड ऑन योर हिप्स एंड प्रेस डाउन फर्मली, टाइटनिंग द पेक्टोरल मसल्स. Observe for asymmetry or changes, keeping in mind that your breasts probably do not match exactly. You can see the fourth image. एक बार हेड के पीछे हाथ रखने के बाद फिर हिप्स के ऊपर हाथ रखना है एंड पेक्टोरल मसल्स टाइट करने हैं, लाइक ब्रेस्ट आगे की तरफ निकालने हैं फीमेल को, एंड देन पेशेंट को देखना है, चेक करना है कि उसकी सिमेट्री कैसी है, क्या है. आइडियली दोनों ब्रेस्ट सिमेट्रिकल नहीं होते, एक थोड़ा लोअर होता है, एक थोड़ा अबव होता है, दोनों कंप्लीट सेम शेप में भी नहीं होते. सो दिस इज नॉर्मल थिंग, बट इससे भी ज्यादा है तो दिस इज एबनॉर्मल. सो वो चीज भी चेक करनी होगी, दोनों एग्जैक्टली दोनों सेम साइज और शेप के नहीं होंगे. फिफ्थ है, by lying down feel your breast as described in step 1. yes. अभी फिफ्थ क्या करना है, बाथरूम में चेक कर लिया, मिरर के सामने खड़े होके हाथ साइड पर रख के, ऊपर रख के, हिप पर रख के चेक कर लिया. नाउ द फीमेल हैज टू लाई डाउन, सो जाना है. एंड सोने के बाद सेम जैसा बाथरूम में फर्स्ट स्टेप में कैसा किया था, पूरा सर्कुलर मोशन में, अप एंड डाउन मोशन में पाल्पेट किया था, वैसा सोते सोते लाइंग डाउन में पाल्पेशन करना है. When examining your right breast, place a folded towel under your right shoulder and put your right hand behind the head. Repeat the procedure while examining your left breast. अभी सोते वक्त, सोते सोते कैसे करना है, लाइंग डाउन में. अगर फीमेल लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट पाल्पेट कर रही है, सो राइट हैंड को कहाँ रखना है, हेड के पीछे रखना है, सो एक्सिला पूरा ओपन हो जाए, एंड शोल्डर के नीचे टॉवेल को रोल करके रख देना है. टॉवेल है, फिर छोटी कुछ भी चीज, पूरा पिलो नहीं रखना है, बट कुछ छोटी चीज ऐसे रोल करके फोल्ड करके रख देना है, हाथ पीछे करना है, एंड देन राइट हैंड से ब्रेस्ट एंड एक्सिला एग्जामिन करना है. सिमिलरली लेफ्ट हैंड से राइट करना है, राइट हैंड से लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट, हेड को पीछे, हाथ को पीछे रखना है हेड के पीछे, एंड फिर एग्जामिन करना है. मार्क योर कैलेंडर दैट यू हैव कंप्लीटेड योर बीएससी. नोट एनी चेंजेस और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स यू वांट टू चेक विथ योर पीएचसीपी. फिर मार्किंग कर देना है कैलेंडर पे कि आज ये महीने का हो गया है, बिकॉज आपको सेम डेट पर नहीं करना होगा, आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अकॉर्डिंग करना है. सो भूल जाओगे आप कि किया था कि नहीं किया था, तो जैसे ही कर देते हो कैलेंडर में मार्किंग कर देना है. कुछ भी एबनॉर्मल दिखता है तो बीएससी को नोटिफाई करना है. गॉट इट? हाउ टू डू बीएससी. बीएससी पर से भी क्वेश्चन आएंगे, आपको पता होगा कि बीएससी कैसे करना है, तो आप पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे पाओगे ना. सो हेल्थ एजुकेशन के बेसिस पर इसके क्वेश्चंस आएंगे. आपको ऐसा बोलना होगा कि पेशेंट ने कौन सी इंफॉर्मेशन गलत दी, कि ऐसे करना है, अब करना है, कौन से टाइम पर करना है, कैसे करना है. सो आपको इंटरवीन करना होगा कि नो यू आर रॉन्ग, करेक्टली ये है. सो ये आपको पता होना चाहिए. गॉट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम. ओके. सो ये सारी क्लाइंट इंस्ट्रक्शन हो गई कैसे करना है बीएससी. नाउ है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसको भी सेम कीमो रेडिएशन एंड सर्जरी से रिमूव किया जाता है, बट अदर देन कीमो रेडिएशन दूसरी भी चीजें हैं. लेट्स सी नॉन सर्जिकली हम कैसे ठीक कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर को. एक तो कीमोथेरेपी, एक radiation therapy. Next is hormonal manipulation via the use of medication in postmenopausal individuals or other medication for estrogen receptor positive tumors. एस्ट्रोजन की वजह से ट्यूमर हुई है तो हमें हार्मोन्स मैनिपुलेट करने पड़ेंगे. हमें प्रोजेस्टेरॉन, एंटी एस्ट्रोजन या ऐसी सारी मेडिकेशंस है जो हम मैनिपुलेट करके दे सकते हैं. पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में भी दे सकते हैं, बिकॉज पोस्ट मेनोपॉजल टाइम में बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तब भी हम दे सकते हैं. एंड एस्ट्रोजन की वजह से हुई तब भी दे सकते हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये मेडिसिन का क्लासिफिकेशन है. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सच एज ट्रेक्सुमेब. पता कैसे चलेगा कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है? द सफिक्स इज ज्यूमेब. जो भी ज्यूमेब वाली मेडिसिन आए जिसके पीछे ज्यूमेब लिखा हो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है. मेडिकेशन का क्लासिफिकेशन है. So monoclonal antibodies such as trastuzumab for human epidermal growth factor receptor 2 positive breast cancer. अगर इसकी वजह से ह्यूमन का एपिडर्मिस है उसमें एबनॉर्मल ट्यूमर ग्रो होना स्टार्ट हो गया, दूसरे कॉजेस है अदर देन एस्ट्रोजन की वजह से ट्यूमर ग्रो हुई है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो ये मेडिसिन दी जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जा सकती है. सो दिस आर द नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन. सर्जिकली हमें पता है ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या सर्जरी होगी, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट क्या बोलते हैं, मास्टेक्टोमी.
मास्टेक्टोमी। सो ये हमारी सर्जरी है, बट उसके भी टाइप्स है। सो सर्जिकल ब्रेस्ट प्रोसीजर विद पॉसिबल ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है। ब्रेस्ट रिमूवल के बाद कुछ फीमेल्स को ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वो भी होता है। सो लेट्स सी बॉक्स 45.12 सर्जिकल ब्रेस्ट प्रोसीजर। फर्स्ट इज लंपेक्टोमी। लंपेक्टोमी मतलब हम क्या रिमूव कर रहे हैं? ओनली ट्यूमर, लंप। जो लंप फील हो रहा है फीमेल को वो ही रिमूव कर रहे हैं। सो ट्यूमर इज एक्साइज्ड एंड रिमूव। ट्यूमर को निकाला जाता है सिंपली, दैट इज लंपेक्टोमी। अफेक्टेड ब्रेस्ट टिश्यू मे बी रिमूव्ड। ब्रेस्ट टिश्यू रखा भी जा सकता है, नहीं भी, मे बी है, ऐसा नहीं कि निकाला जाएगा। उसको नहीं निकालना है फीमेल को तो सिर्फ ट्यूमर लगा निकाल के वहां पर सूचर्स लेके ब्रेस्ट टिश्यू को छोड़ देंगे। निकालना है तो निकाल देंगे, डिपेंड्स। लिम्फ नोड डिसेक्शन में ऑल्सो बी परफॉर्म। वहां की लिम्फ नोड्स भी निकालनी है तो निकालेंगे, मे बी परफॉर्म, मे ऑल्सो बी। नहीं निकालनी है तो रहने देंगे। बट लंपेक्टोमी में ट्यूमर तो निकालेंगे ही, दैट इज द लंपेक्टोमी। सिंपल मास्टेक्टोमी, उसमें क्या किया जाता है? ब्रेस्ट टिश्यू एंड निपल्स आर रिमूव्ड। इसमें मे नहीं है, इसमें ब्रेस्ट निकाल ही देंगे। सो ब्रेस्ट टिश्यू, निपल सब निकाल देंगे। lymph nodes are usually left intact, lymph nodes नहीं निकालेंगे। so this is simple mastectomy, सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू ही पूरा निकाला है। so इसीलिए सिंपल मास्टेक्टोमी है। नेक्स्ट इज MRM, जो हॉस्पिटल्स में सबसे कॉमनली यूज होता है। मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी। रेडिकल है मतलब सराउंडिंग टिश्यू। सराउंडिंग टिश्यू, सराउंडिंग जो भी है वो भी निकल जाएगा। सो ब्रेस्ट टिश्यू, निपल्स एंड लिम्फ नोड्स आर रिमूव्ड। सो ब्रेस्ट टिश्यू, निपल तो निकलेगा बट उसके आसपास के लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी, सब कुछ आसपास का निकाल देंगे। चेस्ट वॉल मसल्स आर लेफ्ट इंटेक्ट। चेस्ट वॉल के मसल्स मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा गड्ढा कर देंगे, ऐसा नहीं है, फ्लैट हो जाएगा। चेस्ट वॉल के मसल्स रहेंगे, उसके ऊपर का ब्रेस्ट टिश्यू सिर्फ निकाल देंगे। सो चेस्ट वॉल के जो मसल्स है वो लेफ्ट इंटेक्ट रहेंगे। सो दिस आर द सर्जिकल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट क्या इंटरवेंशन देंगे? मॉनिटर वाइटल साइंस, पोजिशन द क्लाइंट इन अ सेमी फाउलर्स पोजिशन। पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजिशन देनी है। टर्न फ्रॉम द बैक टू द अनअफेक्टेड साइड, यस, with the affected arm elevated above the level of heart to promote the drainage and to prevent the lymphedema। ये चीज ध्यान रखनी है, कुछ नहीं है। चलो पेशेंट को हम सेमी फाउलर्स पोजीशन दे रहे हैं। अभी पेशेंट ऐसे बैक पर ही सोते सोते बोर हो गया है, उसको टर्न होना है, तो कौन सी साइड टर्न करेंगे? जस्ट इमेजिन पेशेंट का राइट साइड का मास्टेक्टोमी किया है, राइट साइड ब्रेस्ट रिमूवल किया है, तो पेशेंट वो साइड पर नहीं सो सकता। पेशेंट बैक में से लेटरल पोजीशन ले सकता है बट अनअफेक्टेड साइड जहां सर्जरी की है वो ऊपर रहेगा। और उसका हाथ भी कैसे रखना है? ऐसे एलिवेटेड रखना है। सो जिससे वीनस रिटर्न प्रमोट हो, ड्रेनेज प्रमोट हो, ड्रेनेज ज्यादा हो। एंड ड्रेनेज ज्यादा होगा तो यहाँ पर स्वेलिंग नहीं होगा, लिम्फेडिमा नहीं होगा। दैट इज वाई ये चीज याद रखनी है कि पेशेंट लेटरल पोजीशन ले सकता है बट ऑपोजिट साइड में लेगा। एंड जो भी हाथ में सर्जरी है, जो साइड के ब्रेस्ट में सर्जरी है, वो हाथ एलिवेट करके रखना है। encourage coughing and deep breathing and use of incentive spirometry to prevent the respiratory complex respiratory complication. If a drain, usually a Jackson Pratt, is in place, maintain the suction and record the amount of drain and drainage characteristics। आपने देखी होगी, you can see here in the figure, कैसा गोल बल्ब जैसा ड्रेन है। सो सर्जरी के बाद ऐसा ड्रेनेज यूज होता है जिसको हम जैक्सन प्रैट ड्रेनेज बोलते हैं। सो अगर ड्रेन है तो ड्रेन को वहां पर ही रखना है, नेगेटिव रखना है, मतलब दबा के प्रेस करके रखना है कि जिससे सारा ड्रेनेज सक्शन हो जाए। और फिर वो ड्रेनेज कैसा है, कैसा निकल रहा है, वो सब हमें देखना होगा। टीच द क्लाइंट अबाउट होम मैनेजमेंट ऑफ द ड्रेन। घर पे कैसे होम मैनेजमेंट कैसे करना है वो सब हम सिखाएंगे, कि ड्रेनेज ऐसे भर जाए तो खोल के एम्प्टी करना होता है, वो सब हम सिखाएंगे पेशेंट को। Assess operative site for infection, swelling and presence of fluid collection under the skin flaps or in the arm। जहां पर सर्जरी की है वहां पर इंफेक्शन तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं हो गया है, फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं हो गया है, स्किन के नीचे जहां सर्जरी की है नीचे या फिर आर्म में कहीं पर भी फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं हो गया, वो चेक करना है। मॉनिटर इंसिजन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ ड्रेसिंग, इम्पेयर्ड सेंसेशन एंड कलर चेंजेस ऑफ स्किन। यस, लाइक ड्रेसिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे। सेंसेशन, वहां पर सर्जरी किया है वहां पर सेंसेशन हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। स्किन में कुछ चेंजेस है, कुछ एबनॉर्मल है कि नहीं, वो सब हम चेक करेंगे, असेसमेंट करना है इन शॉर्ट।
If breast reconstruction was performed, the client will return from the surgery usually with a surgical brazier and a prosthesis in place. Yes, अगर ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब ऐसे भी पेशेंट होते हैं ओटी में गए, ब्रेस्ट रिमूव कर दिया और नया ब्रेस्ट लगा दिया, सो रिकंस्ट्रक्शन करवा के ही आया। सो जैसे ही पेशेंट आपके पास आएगा, आपने भेजा था भी ब्रेस्ट के साथ, आपके पास आएगा तब भी वहां पर ब्रेसिस एंड वो प्रोसेसिस सब कुछ होगा, बिकॉज इम्प्लांट डाला जाता है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में, एक सिलिकॉन जैसा इम्प्लांट होता है, सो वो भी वहां पर होगा ही। सो आपको तो सब नॉर्मल ही लगेगा। प्रोवाइड द यूज ऑफ प्रेशर स्लीव्स एज प्रिस्क्राइब्ड इफ एडिमा इज सीवियर। अगर एडिमा, ये चीज सबसे कॉमन है, जो साइड की आपने देखा होगा कि मास्टेक्टोमी वाले पेशेंट होते हैं उसके सेम साइड पर हम आईवी या बीपी नहीं ले सकते, बिकॉज हमने लिम्फ नोड्स निकाल दी थी एक्सिला की, सो देयर विल बी लिम्फेडिनोपैथी, उनका वो हाथ थोड़ा स्वोलन होता है, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट टेक बीपी एंड वी कैन नॉट टेक आईवी। सो वहां पर अगर ज्यादा स्वेलिंग है तो प्रेशर स्लीव्स, जैसे पैर में स्टॉकिंग्स पहनाया जाता है वैसे हाथ में भी स्लीव्स आती है पहनने के लिए, जो हम सनलाइट में पहनते हैं, बट वो थोड़ी अलग होगी। सो वैसे प्रेशर स्लीव्स पेशेंट को पहनानी है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, administer diuretics and provide a low salt diet as prescribed for severe lymphedema। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करोगे, बिकॉज एडिमा हो रहा है तो इम्बैलेंस होगा। डायूरेटिक्स प्रोवाइड करेंगे कि जिससे वो सब फ्लूइड निकल जाए। लो सॉल्ट डाइट देंगे, बिकॉज सोडियम एंड वाटर आर बेस्ट फ्रेंड्स, जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर, सो लो सॉल्ट डाइट देंगे। हाइपरटेंशन में भी हम देते हैं सेम लाइक दैट, सो लो सॉल्ट डाइट देना है फॉर सीवियर लिम्फेडिमा, अगर है तो ये करना होगा। कंसल्ट विद द पीएचसीपी एंड फिजिकल थेरापिस्ट रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड असिस्ट द क्लाइंट विद प्रिस्क्राइब्ड एक्सरसाइज। पीएचसीपी फिजियोथेरापिस्ट को भी हमें कंसल्ट करना होगा, पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज करनी है हाथ की और वो सब वो डिसाइड करेंगे। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट होम केयर मेजर्स, घर पे क्या ध्यान रखना है अब वो हमें पेशेंट को सिखाना पड़ेगा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर। No IVs, no injection, no blood pressure measurement, and no venipuncture should be done in the arm on the side of the mastectomy। जहां पर मास्टेक्टोमी किया है वो हाथ में, वो साइड के हाथ में, नो आईवी, नो इंजेक्शन, आईएम कुछ भी नहीं, कुछ भी वेनी पंचर कुछ नहीं, बीपी मेजरमेंट भी नहीं, डायलिसिस के लिए फिस्टुला कुछ नहीं कर सकते। इन शॉर्ट हम, the arm on the side of the mastectomy is protected and any intervention that could traumatize the affected arm is avoided because of risk of lymphedema of the side। वो हाथ को प्रोटेक्ट करके रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसकी वजह से वो सेम साइड के हाथ पर ट्रॉमा हो, इंजरी हो सके, वरना लिम्फेडिमा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाएगा। ऑलरेडी वो स्वोलन होता ही, आपने देखा होगा तो पता होगा, वरना वो ज्यादा हो जाएगा। सो ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ लेट्स स्टडी बॉक्स 45.13 फॉर द होम केयर इंस्ट्रक्शन आफ्टर मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी करने के बाद घर पे क्या ध्यान रखना है फीमेल को? अवॉइड ओवर यूज ऑफ द आर्म ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स। पहले की कुछ महीने तक जो साइड मास्टेक्टोमी किया है वो हाथ ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है, बेसिक बेसिक कर सकता है, ज्यादा वो नहीं यूज करना है। टू प्रिवेंट लिम्फेडिमा कीप द अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड, ऐसे एलिवेट रखना है तो एडिमा ना हो। कंसल्टेशन विद लिम्फेडिमा स्पेशलिस्ट में बी प्रिस्क्राइब, पेशेंट को एक लिम्फेडिमा स्पेशलिस्ट होता है उसके साथ भी कंसल्टेशन करना होगा कि जो बताएंगे क्या करना है। प्रोवाइड इंसिजन केयर विद इमोलिएंट एज प्रिस्क्राइब टू सॉफन एंड प्रिवेंट वुंड कॉन्ट्रैक्चर। यस, जो इमोलिएंट अप्लाई करने के लिए, इंसिजन जहां पर सर्जरी की है, कट रखा है, तो उसके ऊपर कुछ अप्लाई करने के लिए डॉक्टर ने दिया है वो ही अप्लाई करना है। घर से कुछ अपना लोशन या क्रीम ऐसा कुछ अप्लाई नहीं करना है। टू सॉफ्ट द स्किन एंड टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा तो स्किन ऐसे खींच जाती है, सो टू प्रिवेंट दैट इमोलिएंट अप्लाई कर सकता है पेशेंट, बट कौन सा जो प्रिस्क्राइब किया है वो ही। एनकरेज द यूज ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स। यस, ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जितनी भी फीमेल्स है मास्टेक्टोमी ब्रेस्ट कैंसर वाली है तो उनके एक एनजीओ जैसा होता है, सो वो यूज कर सकती है फीमेल, उनकी हेल्प ले सकती है। एनकरेज द क्लाइंट टू परफॉर्म बीएससी ऑन द रिमेनिंग ब्रेस्ट एंड सर्जिकल साइट वंस हील्ड। जो रिमेनिंग ब्रेस्ट है वहां पर भी बीएससी रेगुलरली करना है, एंड एक बार जहां पर सर्जरी की है वो हील हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन है तो वहां पर भी चेक तो करते रहना है। रिटर्न टू द यूजुअल एक्टिविटी लेवल ग्रेजुअली एंड अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करना है। प्रोटेक्ट द अफेक्टेड हैंड एंड आर्म,
अब उसको लाइफ टाइम जो हाथ है उसको प्रोटेक्टेड रखना है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो गिर जाए तो उस दूसरे हाथ में लगेगी तो चलेगा, ये हाथ में नहीं लगना चाहिए। अवॉइड स्ट्रॉन्ग सनलाइट ऑन द अफेक्टेड आर्म, बहुत हार्श सनलाइट भी नहीं ले सकते। इन शॉर्ट अब वो हाथ को उसको बचाना है, बहुत पैम्पर करना होगा। डू नॉट लेट द अफेक्टेड आर्म हैंग डिपेंडेंट, ऐसा लटका हुआ हाथ ऐसे नहीं रख सकती फीमेल ज्यादा देर तक के लिए, उसको ऐसे सपोर्ट रखकर कहीं पर रखना होगा, ऐसे डेंगल्ड हैंगिंग नहीं रख सकती डिपेंडेंट। डू नॉट कैरी अ पॉकेट बुक और एनीथिंग हैवी ओवर द अफेक्टेड आर्म, ऐसे एक साइड कुछ भी हैवी चीज ऐसे पेशेंट जो फीमेल है वो ऐसे कैरी नहीं कर सकती, जो हाथ में सर्जरी की है। सो पॉकेट बुक है, कुछ भी है, वो कैरी नहीं कर सकती, दूसरे हाथ में उसको करना होगा, हैवी चीज नहीं कैरी कर सकती। अवॉइड ट्रॉमा, कट, ब्रूसिस और बर्न्स टू द अफेक्टेड साइड, जो हाथ है अफेक्टेड साइड है वहां पर कुछ भी ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, कट्स भी नहीं लगने चाहिए, ब्रूसिस भी नहीं लगना चाहिए, बर्न्स भी नहीं होना चाहिए। अवॉइड वियरिंग कंस्ट्रिक्टिंग क्लोथिंग और ज्वेलरी ऑन द अफेक्टेड साइड, ऐसे कुछ भी कंस्ट्रिक्टिव है जैसे फीमेल्स यहाँ पर पहनती है, बैंगल्स है, कुछ भी कंस्ट्रिक्टिंग ज्वेलरी या कपड़े भी जो टाइट स्लीव्स वाले हैं, ऐसा ब्लाउज टाइट स्लीव वाला ऐसा कुछ नहीं पहन सकती। तो ऐसे फीमेल्स मैंने देखा है, उनका जो फीमेल्स है जो स्पेशली साड़ीज ऐसा कुछ पहनते, तो एक साइड का ब्लाउज का मेजरमेंट अलग होगा, एक हाथ का अलग होता है, उनको खुला रखना पड़ता है। वियर ग्लव्स व्हेन गार्डनिंग, गार्डनिंग कर रही है फीमेल तो ग्लव्स पहनना है कि हाथ में इंजरी ना हो जाए, अफेक्टेड हाथ में तो खास करके ग्लव्स पहनना होगा। यूज थिक ओवन मिट्स व्हेन कुकिंग, कुकिंग कर रहे हैं तो ओवन के अंदर ऐसे मिटन्स पहनने के लिए आते हैं, बिकॉज वो हॉट होता है, निकालने के लिए ग्लव्स जैसा मिटन्स पहनना पड़ता है, तो वो थिक होने चाहिए वरना बर्न्स हो जाएंगे। यूज अ टिम्बल व्हेन स्यूइंग, यस जब जो फीमेल है वो शायद स्यूइंग कर रही है, सिलाई मशीन यूज कर रही है, तो टिम्बल ऐसा आता है अंगूठे पर और उस पर पहनने के लिए कैप जैसा आता है। सो जो भी अफेक्टेड आर्म है अगर उससे यूज कर रही है तो टिम्बल यूज करना है, उसको लग ना जाए सुई। अप्लाई हैंड क्रीम सेवरल टाइम्स अ डे टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ हैंड, उसको सेवरल टाइम्स अ डे हैंड क्रीम लगानी है हाथ पर। यूज अ क्रीम क्यूटिकल रिमूवल, जो क्यूटिकल्स है ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसी क्रीम्स आती है, सो वो यूज कर सकती है। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज दैट कैन कॉज हार्म टू द चेस्ट एंड द आर्म ऑल्सो, ऐसी कोई भी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन नहीं लेना है कि जिस पर चेस्ट पर इंजरी हो एंड वो हाथ पर भी इंजरी हो सके। कॉल द PHCP प्रोवाइडर इफ द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन अकर इन द अफेक्टेड आर्म, ये हाथ में कुछ बाइट हो गया, चलो कुछ इंसेक्ट ने काट दिया तो इन्फ्लामेशन हो गया, कुछ भी साइंस दिख रहे हैं इन्फ्लामेशन के तो इमीडिएटली PHCP को बोलना होगा। एनकरेज डिस्कशन अबाउट फीलिंग्स एंड रिलेटेड टू बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम, ऑब्वियसली उसका हाथ थोड़ा स्वोलन हो जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किया है, रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया है, चलो सो ये बॉडी इमेज चेंजेस है तो उसके लिए उसको कुछ फीलिंग्स ऐसा होगा, डिप्रेस फील करी होगी, तो वो डिस्कस करना है। वियर अ मेडिकल ब्रेसलेट स्टेटिंग विच आर्म इज एट रिस्क फॉर लिम्फेडिमा, जो ऐसी फीमेल्स होती है जिसने जो साइड का मास्टेक्टोमी किया है वो साइड के हाथ में उनको मेडिकल ब्रेसलेट पहनना होगा, सो सबको पता चले कि यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, वरना दूसरे को कैसे पता चलेगा। सो अफेक्टेड आर्म पर मेडिकल ब्रेसलेट भी पहनना होगा वो फीमेल को रेगुलरली। गॉट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। Okay, so that is all about breast cancer. Next is esophageal cancer. Esophageal cancer means cancer of रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, खत्म हो गए मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, हमने सारे कंप्लीट कर दिए, टेस्टिकुलर, सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल, ब्रेस्ट सब खत्म हो गया। अब GI सिस्टम के स्टार्ट हुए हैं। सो GI सिस्टम में फर्स्ट है इसोफेजियल कैंसर, cancer of esophagus. Esophageal cancer is a malignancy found in the esophageal mucosa formed by squamous cell carcinoma or adenocarcinoma. Esophagus है, उसके अंदर की जो ट्यूबिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग है, वहां पर कैंसर होता है। वहां के जो स्क्वैमस सेल होते हैं, ऐसे स्क्वैमस शेप के जो सेल्स होते हैं ना, वो एबनॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, सो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं या तो एडिनोकार्सिनोमा बोलेंगे। Few observable signs are noticed in early stages and is usually has spread by the time the cancer causes the symptoms. Yes, कुछ साइंस अर्ली स्टेजेस में दिखने को मिलेंगे, नोटिस करने को मिलते हैं, बट पेशेंट को लाइक इतना जल्दी पता नहीं चलेगा, नोटिसेबल है, ऐसा नहीं कि एसिम्टोमेटिक है,
कुछ फ्यू साइंस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, बट जब तक पेशेंट को प्रॉपर सिम्टम्स दिखेंगे तब तक तो वो थोड़ा स्प्रेड हो गया होगा। द कॉज इज अननोन, पता नहीं है क्यों होता है, बट द मेजर रिस्क फैक्टर इंक्लूड cigarette smoking, alcohol consumption, chronic reflux, Barrett's esophagus and vitamin deficiency. Yes, मेजर मेन कॉज पता नहीं है, बट सिगरेट स्मोकिंग की वजह से चांसेस है कि लाइनिंग इरिटेट हो जाए, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, क्रोनिक रिफ्लक्स, रिफ्लक्स मींस जो एसिड रिफ्लक्स होता है, बार बार रिफ्लक्स होगा तो इसोफेजियल म्यूकोजल डैमेज होगा, तो हो सकता है बैरेट्स इसोफेगस। एनीवन नोज व्हाट इज बैरेट्स इसोफेगस? एनी आइडिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ड्यू टू कंटिन्यूअसली डैमेज, इसोफेगस की जो अंदर की लाइनिंग है वो लाइक थिक हो जाती है, स्ट्रिक्चर्स कैसा बोल सकते हैं। सो कंटिन्यूअस डैमेज की वजह से इसोफेजियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, वो एसिड रिफ्लक्स की वजह से सबसे ज्यादा होता है डैमेज। सो उसकी वजह से वो जो इसोफेगस होता है डैमेज, उसको हम बोलते हैं बैरेट्स इसोफेगस। विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, कौन से विटामिन की है वो पता नहीं है, बट कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? देयर विल बी डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स what is dysphagia? डिस्पेजिया मतलब someone is trying to speak, पर कौन बोल रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। difficulty in swallowing. Difficulty in swallowing, yes, so that is dysphagia. Painful swallowing, पेन भी होगा डिफिकल्टी के साथ साथ, loss of appetite and malaise. Barrett esophagus is a risk factor that may lead to high grade dysplasia and adenocarcinoma. Barrett esophagus एक ऐसा risk factor है because already damage है, so high grade dysplasia हो सकता है and adenocarcinoma होगा. Porphymer sodium and photodynamic therapy may be used to ablate the HGD and to reduce the incidence of esophageal adenocarcinoma. Yes, अब्लेशन थेरापी, अब्लेशन थेरापी, अब्लेशन आपने सर्जरी में देखा है कि क्वार्टराइजेशन किया जाता है, फिर वेरिकोज वेन है उसको अब्लेशन थेरापी देते हैं, बर्न कर देते हैं इन शॉर्ट। सो जब ये थेरापी है पॉर्फिमर सोडियम एंड फोटोडायनेमिक थेरापी, ये यूज की जाती है जब हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया हुआ है, इसोफेगस के अंदर के सेल्स बहुत ज्यादा ग्रो हो गए हैं। सो एक प्रोब इंसर्ट करेंगे और उतने सेल्स को डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे, मतलब ऑलरेडी हमारे लिए काम के नहीं है, वो ट्यूमर ही है। सो उसके ऊपर फोटोडायनेमिक थेरापी डालकर या पॉर्फिमर सोडियम दवाई उसके ऊपर डालकर वो हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया वाले जो सेल्स है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, अब्लेशन कर देंगे, जला देंगे, अब्लेट कर देंगे, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। अगर हम डिस्प्लेसिया को ही ठीक कर देंगे तो वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल विच कैन लीड टू कैंसर, तो ग्रोथ ऑफ सेल को ही हम बर्न कर दे तो कैंसर ही नहीं होगा। सो ये एक चीज की जा सकती है। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू इनहिबिट द ट्यूमर ग्रोथ एंड मेंटेन द न्यूट्रिशन। मेन गोल हमारा क्या है? ट्यूमर ग्रोथ जो हो रहा है उसको स्टॉप करना है एंड न्यूट्रिशन लेना, बिकॉज इसोफेजियल कैंसर है, पेशेंट खाना ही नहीं खा पाएगा, प्रॉब्लम वहां होगा। सो उसका मेन गोल ये है कि ट्यूमर बंद करना है एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन करना है पेशेंट का। असेसमेंट, पेशेंट को अगर इसोफेजियल कैंसर है तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? देयर विल बी डिस्फेजिया एंड ऑडिनोफेजिया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस डिस्फेजिया एंड ऑडिनोफेजिया? डिस्फेजिया मतलब अभी हमने देखा, न्यू स्टूडेंट्स बोलो चलो, व्हाट इज डिस्फेजिया? Difficulty swallowing. डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। व्हाट इज ऑडिनोफेजिया? पेन, पेनफुल स्वेलोइंग। जो आगे हमने देखा ना कि डिस्फेजिया भी होता है, पेनफुल स्वेलोइंग होता है। सो डिफिकल्टी तो हो रही थी बट साथ साथ में ऐसे स्वेलो कर रहा है पेशेंट तो पेन भी बहुत हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑडिनोफेजिया। एग्जाम में ये वर्ड ही आएंगे, एपिगैस्ट्रिक पेन और स्टर्नल पेन। जब ऐसा फीमेल को कोई भी पेशेंट को जब रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स, तो कैसा पेन होता है यहाँ पर, ऐसा होगा कि
चेस्ट में बर्न हो रहा है, सो एपिगेस्ट्रिक पेन होगा या स्टर्नम में भी पेन हो सकता है पेशेंट को। इंटरवेंशंस क्या कर सकते हैं, हमें पता है कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी भी की जा सकती है। सो मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्लूडिंग डेली वेट, इनटेक, आउटपुट एंड कैलोरीज कंज्यूम, ये सब मॉनिटरिंग करना होगा बिकॉज पेशेंट खाना नहीं खाएगा, तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है, डेली वेट चेक करना है, इनटेक आउटपुट चेक करना है, कैलोरीज कितनी ले रहा है वो चेक करना है। मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली व्हाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फॉर द साइंस ऑफ एस्पिरेशन। यस, ऑर्डिनोफेजिया डिस्फेजिया है, जहां पर डिफिकल्टी ब्रीथिंग हुआ वहां पर एस्पिरेशन रिस्क बढ़ गया, सो ऐसे पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। सो ऐसे पेशेंट है उसको आप यूएपी को नहीं बोल सकते कि खाना खिला लो, यू हैव टू स्टे विद द पेशेंट, instruct the client about diet changes that make eating easier and less painful। डाइट चेंज करना होगा, लाइक हम सेमी सॉलिड फूड दे सकते हैं, सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, ऐसा डाइट चेंज करेंगे कि जो इजीली पेशेंट खा सके, पेनफुल भी ना हो। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर कीमो एंड रेडिएशन, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर एज प्रिस्क्राइब्ड। ट्यूमर भी निकाल सकते हैं, एंड मैंने एक पेशेंट देखा था, उसका इसोफेगस पूरा डैमेज हो गया था, तो पूरा इसोफेगस निकाल दिया, एंड आर्टिफिशियल इसोफेगस भी इंसर्ट किया जाता है, या तो इंटेस्टाइन लेके, स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी एक ट्यूब होती है। सो वो जो पेशेंट मैंने देखा था उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल कर वहां से यहाँ रख दी थी, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो सर्जरी भी की जा सकती है, सो ये मेन ट्रीटमेंट के लिए आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर मीन्स gastric cancer means online students, what is gastric cancer? Cancer of stomach. Cancer of stomach, उसको gastric cancer बोलेंगे। So gastric cancer is a malignant growth of the mucosal cell in the inner lining of the stomach with the invasion of to the muscles and beyond in the advanced stage। हमें पता है स्टमक है, ये स्टमक है ऐसे। सो स्टमक के अंदर ये जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है अंदर, वहां पर अगर ट्यूमर हो जाती है तो ये गैस्ट्रिक कैंसर में वहां पर, जीआई सिस्टम में जब ट्यूमर होती है तो अंदर के लेयर में ही होती है, बाहर नहीं होती। बट जैसे जैसे कैंसर एडवांस स्टेज में जाएगा, स्टमक के बाहर निकलता जाएगा, एंड उसके ऊपर जो मसल्स होंगे वहां पर वो स्प्रेड होगी, उसके बाहर का लेयर होगा, एंड उसके भी बाहर बियॉन्ड द मसल्स भी वो जा सकता है, आसपास के ऑर्गन्स में भी। स्टार्ट अंदर से होती है, बाकी सारे कैंसर्स में क्या देखा, बाहर से धीरे धीरे अंदर जाती है, इसमें जीआई सिस्टम में अंदर से म्यूकोजल लेयर से धीरे धीरे बाहर की तरफ आएगी। No single causative agent has been identified, but it is believed that H. pylori infection and diet of smoked, highly salted, processed or spiced food have carcinogenic effects। एक सिंगल पॉजिटिव एजेंट नहीं है कि इसकी वजह से होता है, बट ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। हाई एंड डाइट ऑफ स्मोक्ड फूड, स्मोक्ड फूड मतलब ओके, दूसरा स्मोक्ड फूड मतलब दम लगाया हुआ कुछ खाना खाया है, गोल से दम लगाते हैं, डायरेक्टली ग्रिल करते हैं, सो ये स्मोक वाला फूड हुआ। सो जब ज्यादा ऐसा खाना खाने की वजह से भी हो सकता है। हाईली सॉल्टेड, बहुत ज्यादा सॉल्टेड फूड ले रहा है पेशेंट तो भी, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहा है, ज्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, सो ये सारे फूड की वजह से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होंगे और कैंसर हो सकता है स्टमक का। Other risk factor include smoking, alcohol and nitrate ingestion। अब ये जो नाइट्रेट इंजेक्शन अभी ट्रेंड आया था, ऐसा कुछ ओरियो बिस्किट एंड कुछ होता है जिसमें नाइट्रेट डाला जाता है, सो नाइट्रेट बहुत कोल्ड होता है, सो उसमें से लाइक ऐसे धुआं निकलेगा, सबको बहुत खाने का वो इच्छा होती है, बट वो नाइट्रेट इंजेक्शन की वजह से भी स्टमक कैंसर हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर्स की हिस्ट्री है, सो जो भी अल्सर हील ना हो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, सो उसमें भी कैंसर का रिस्क है। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड होगा क्या, हेमरेज होगा, वो अल्सर्स ब्लीड करने स्टार्ट कर देगी, सो देयर विल बी हेमरेज, देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, देयर विल बी मेटास्टेसिस एंड डंपिंग सिंड्रोम भी होगा। व्हाट इज डंपिंग सिंड्रोम? डंपिंग वर्ड किसके लिए यूज होता है? गार्बेज डंपिंग ऐसा होता है ना, सो डंपिंग सिंड्रोम, व्हाट इज दिस? we are going to study in GI system, but tell me any idea about this dumping syndrome क्या है?
आइडियली हम जब खाना खाते हैं तो स्टमक के अंदर कुछ टाइम के लिए फूड रहता है, एसिड की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको ब्रेक डाउन करेगा, फिर स्टमक में से फूड आगे जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है, फूड स्टमक में आया और सीधा खाली होकर इंटेस्टाइन में चला गया, सारा फूड डंप हो गया, चला गया इंटेस्टाइन में, स्टमक ने सब कुछ फेंक दिया, सीधा इंटेस्टाइन में डंप कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज डंपिंग सिंड्रोम। गॉट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है स्टमक कैंसर के। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिमूव द ट्यूमर एंड प्रोवाइड अ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। ट्यूमर को रिमूव करना है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड करना है, ये हमारा मेन गोल है। असेसमेंट पता कैसे चलेगा गैस्ट्रिक कैंसर है? अर्ली स्टेजेस में देयर विल बी इंडाइजेशन, abdominal discomfort, फीलिंग फुल्ड, एपिगैस्ट्रिक बैक और रेट्रोस्टर्नल पेन होगा पेशेंट को। यस, स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को अपचोजन बोलता है कि ऐसा लगेगा कि डाइजेशन नहीं, स्लो हो गया है, इनडाइजेशन होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता रहेगा, पेशेंट को ऐसा ही लगेगा, फुल फील करेगा पेशेंट, फीलिंग फुल, एंड एपिगैस्ट्रिक बैक एंड रेट्रोस्टर्नल पेन, ऊपर चेस्ट में, एब्डोमेन में, पीछे सब पेन होगा। लेट स्टेज में क्या होगा, देयर विल बी वीकनेस एंड फटीग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नोजिया एंड वॉमिटिंग, अ सेंसेशन ऑफ प्रेशर इन द स्टमक, ऐसा लगेगा स्टमक में कुछ है जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, डिस्फेजिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगा एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, खाना आगे नहीं जा पाएगा, देयर विल बी सम ऑब्स्ट्रक्शन, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया होगा, असाइट्स हो जाएगा, पाल्पेबल एपिगैस्ट्रिक मास फील होगा, ऐसे आपको फील करोगे ना तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में जहां पर स्टमक है वहां पर फील होगा कुछ मास, एंड एनलार्ज lymph nodes होगी। न्यू स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज असाइट्स? व्हाट इज असाइट्स? असाइटीज जो भी आप बोलते हो वो क्या है? व्हाट इज दैट? fluid accumulation in abdominal cavity. यस, बिहाइंड द पेरिटोनियल, पेरिटोनियल स्पेस में जब फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है, सबसे कॉमनली लीवर फेलियर में देखने को मिलता है, उसको हम असाइट्स बोलते हैं। सो भूल मत जाना। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। हमें बताइए, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। सो मेन ये इंटरवेंशन है, बाकी सारी सपोर्टिव हो गई। मॉनिटर वाइटल साइंस, मॉनिटर हीमोग्लोबिन एंड हेमेटोक्रिट, एंड एडमिनिस्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज प्रिस्क्राइब, बिकॉज हमने देखा था कि कैंसर की वजह से हेमरेज, ब्लीडिंग भी हो सकता है, जीआई ब्लीडिंग, तो वो इसके लिए हमें एचबी हेमेटोक्रिट चेक करना होगा, ब्लीडिंग की वजह से वो कम हो जाएगा, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। मॉनिटर वेट, assess the nutritional status, encourage small blend easily digestible meals with vitamins and mineral supplement। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है, पेशेंट को बोलना है कि स्मॉल डाइट लो, लार्ज 3 मील्स मत लो, थोड़ा थोड़ा खाओ, एकदम ब्लेंड, कुछ मिर्च मसाला कुछ नहीं, एकदम फीका ब्लेंड फूड लेना है, इजीली डाइजेस्ट हो जाए ऐसा फूड लेना है, एंड विटामिन एंड मिनरल्स सप्लीमेंटेशन लेना होगा, बिकॉज उसके स्टमक में कुछ अभी नहीं हो पाएगा। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, पेशेंट को पेन हो रहा है इसीलिए पेन मेडिकेशन। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर कीमो एंड रेडिएशन, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जिकल रीसेक्शन ऑफ द ट्यूमर एज प्रिस्क्राइब, सर्जरी के लिए भी प्रिपेयर करना है। कौन सी सर्जरी, लेट्स सी बॉक्स 45.14, सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। फर्स्ट है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी एंड सेकेंड है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी एंड टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, दो मेन टाइप है। सब टोटल मतलब आधी कर रहे हैं, टोटल मतलब पूरा गैस्ट्रेक्टोमी कर रहे हैं। आधी में भी दो टाइप है, बिलरोथ 1 गैस्ट्रेक्टोमी, बिलरोथ 2 गैस्ट्रेक्टोमी। लेट्स सी व्हाट इज दैट। आपको एग्जाम में ऐसा ही लिख कर आएगा कि पेशेंट हैज अंडरगॉन बिलरोथ 1 गैस्ट्रेक्टोमी, तो पता चलना चाहिए कि कौन सी सर्जरी की है। क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको पूछेंगे नहीं उसका मतलब क्या है, ऑप्शंस में नहीं दिया गया होगा, बट आपको क्वेश्चन समझने के लिए उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सो उसका दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी। जब ओस्टोमी वर्ड आता है मतलब हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं। कहां से, एक्टमी नहीं है, एक्टमी मतलब रिमूवल, बट ये गैस्ट्रोडियोडिनोस्टोमी है, मतलब क्या करेंगे सर्जरी में, यस कनेक्ट कर देंगे स्टमक को, गैस्ट्रिक को मतलब गैस्ट्रो स्टमक को, एंड डियोडिनम को हम कनेक्ट कर रहे हैं, एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। सो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी किया जाएगा। गैस्ट्रेक्टोमी मतलब हाँ, रिमूवल ऑफ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी मतलब एक्टोमी है तो
Removal of stomach. रिमूवल ऑफ स्टमक. सो आइडियली हमें पता है स्टमक ऐसा है, राइट, और उसके बाद ये डिओडिनम स्टार्ट हो गया, राइट, ये डिओडिनम है. सो ये सर्जरी में क्या किया जाता है, ये नॉर्मल स्टमक है और ये इतना पोर्शन यहाँ पर अल्सर है, तो डॉक्टर इतना पोर्शन निकाल देंगे. सो सीधा स्टमक एक ट्यूबिंग जैसा ही हो जाएगा, ऐसा ही, एंड सीधा उसको डिओडिनम के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा. सो बाकी का पोर्शन हमने स्टमक का निकाल दिया. सो वी आर डायरेक्टली कनेक्टिंग द रिमेनिंग सेगमेंट. जो स्टमक का रिमेनिंग हमने बाकी रखा था, पूरा नहीं स्टमक निकाला, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी किया है, पार्शियल पोर्शन ऑफ द स्टमक हमने निकाल दिया है, बट कुछ पोर्शन ट्यूबिंग हमने रखा है. सो वो रिमेनिंग सेगमेंट है स्टमक का, उसको एनास्टोमोस किया जाता है. एनास्टोमोसिस मतलब जोड़ना, सर्जिकली हम जोड़ते हैं टू द डिओडिनम. सो डिओडिनम के साथ जोड़ दिया है, इसीलिए उसको सर्जरी का नाम है गैस्ट्रोडिओडिनोस्टोमी. दिस इज सब टोटल, हमने पूरा स्टमक नहीं निकाला था, पार्शियल स्टमक रिमूव किया था. बिलरोथ 2 में क्या किया जाता है, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी किया जा सकता है. यू कैन सी द इमेजेस कि कैसे स्टमक के कुछ पोर्शन को सीधा कहां पर ज्वाइंट करेंगे आप, जेजुनम के साथ. सो पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे, कुछ पोर्शन ऑफ स्टमक निकाल देंगे डॉक्टर्स जो डैमेज है वो, एंड विद द रिमेनिंग सेगमेंट एनास्टोमोस टू द जेजुनम डायरेक्टली. डिओडिनम के बाद आता है जेजुनम. सो सीधा जो रिमेनिंग पोर्शन है जो ट्यूबिंग है सीधा जेजुनम के साथ कनेक्ट कर देंगे. सो दिस इज पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी, बिलरुथ 1 या बिलरुथ 2 गैस्ट्रेक्टोमी बोल सकते हैं. टोटल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी मतलब व्हाट डू मीन बाय टोटल गैस्ट्रेक्टोमी? Removal of full stomach. रिमूवल ऑफ होल स्टमक, पूरा स्टमक निकाल देंगे. सो सोचो, पूरा स्टमक निकाल देंगे तो फिर खाना नीचे जाएगा कैसे? Esophagus से direct jejunum. हाँ, ईसोफेगस को सीधा हम कनेक्ट करेंगे. सो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी ऑल्सो कॉल्ड एज ईसोफेगोजेजुनोस्टोमी, या तो ईसोफेगो डिओडिनोस्टोमी भी बोला जाता है. डिओडिनम के साथ कनेक्ट करेंगे सो ईसोफेगो डिओडिनोस्टोमी होगा, जेजुनम के साथ कनेक्ट करेंगे तो ईसोफेगो जेजुनोस्टोमी होगा. रिमूवल ऑफ द होल स्टमक with the attachment of esophagus to the jejunum और duodenum. सीधा esophagus को ही हमने अटैच कर दिया है duodenum और jejunum के साथ, बीच का पूरा स्टमक ही निकाल दिया है. So that is why it is called as total gastrectomy. Another name is esophagojejunostomy or else esophagoduodenostomy. जिसके भी साथ हम ज्वाइन करेंगे उसका नाम होगा. So this is the surgery. Okay, post operative interventions कॉमन ही होंगे, कुछ कुछ अलग होगी. लेट्स स्टडी. मॉनिटर वाइटल साइंस, प्लेस इन अ फाउलर्स पोजीशन फॉर कंफर्ट. पेशेंट को फाउलर सिटिंग पोजीशन में देना है, बिठाना है. एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंड एंटी एमेटिक्स एज प्रिस्क्राइब, पेन के लिए, वॉमिटिंग के लिए. मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट. एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट बाय आईवी एज प्रिस्क्राइब. एडमिनिस्टर पैरेंटरल न्यूट्रिशन एज इंडिकेटेड, बिकॉज जीआई सर्जरी है, मेजर सर्जरी है. जब तक वो हील नहीं हो जाता हम खाना तो दे नहीं सकते. न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करेंगे, आईवी फ्लूइड से एंड पैरेंटरल न्यूट्रिशन से. मेंटेन एनपीओ स्टेटस एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर 1 to 3 days until peristalsis return and assess for bowel sounds. So जब तक पेरिस्टालसिस नहीं हो जाता तब तक हम एनपीओ रखेंगे, जब तक वो हील भी नहीं हो जाता, जब तक डॉक्टर नहीं बोलते तब तक हमें एनपीओ रखना है, एंड तब तक आईवी से पैरेंटरल न्यूट्रिशन से हम न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करेंगे. मॉनिटर फॉर एनजी सक्शनिंग. हाँ, जब भी मेजर जीआई सर्जरी होती है तो एनजी ट्यूब अंदर प्लेस की होती है, नॉट फॉर द फूड. एनजी ट्यूब क्यों रखते हैं, सक्शनिंग के लिए, जो अंदर जो वेस्ट निकल रहा है वो सब ड्रेन हो जाए, निकल जाए. तो कंटिन्यू उसको वो बैग के साथ कनेक्टेड किया जाता है, वो कंटिन्यूअस सक्शन चालू होता है. फॉलोइंग गैस्ट्रेक्टोमी, drainage from the NG tube is normally bloody for 24 hours post-operatively, changes to brown tint and then to yellow or clear. गैस्ट्रेक्टोमी किया जाता है, पार्शियल या सब टोटल जो भी है, बट गैस्ट्रेक्टोमी करने के बाद अगर एनजी ट्यूब है वहां पर तो वो एनजी ट्यूब में से कैसा ड्रेनेज निकलेगा, ब्लडी. ब्लड ही निकलेगा 24 घंटे तक आफ्टर सर्जरी. फिर धीरे धीरे उसका कलर चेंज होगा, ब्लड में से धीरे धीरे ब्राउन टिंट होगा, फिर येलो होगा, देन क्लियर ड्रेनेज आएगा. क्लियर आ रहा है मतलब सब कुछ नॉर्मल है. Do not irrigate or remove the NG tube following agency procedures. Assess the PHCP with irrigation or removal.
खुद से कुछ भी हमें इरिगेशन भी नहीं करना। इरिगेशन मतलब वॉश करना, फ्लूइड इंस्टिल किया फिर निकाला, ऐसा कुछ नहीं करना है। एजी ट्यूब भी निकालनी नहीं है, कुछ नहीं करना है। हमें एजेंसी प्रोटोकॉल से फॉलो करना है। जब पीएचसीबी इरिगेट कर रहा है तब उनको हेल्प करेंगे, रिमूव कर रहा है तब उनको हेल्प करेंगे, हम नहीं करेंगे रिमूवल और इरिगेशन। Advance the diet from NPO to sips of clear water to 6 small blend meals a day as prescribed। धीरे धीरे NPO ब्रेक करेंगे, तो NPO ब्रेक करने के बाद sips of clear water देते हैं। फिर clear fluid, देन क्लियर लिक्विड डाइट, फुल लिक्विड डाइट, ऐसा लिक्विड डाइट धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, फिर सॉफ्ट डाइट देते हैं। सो उसमें भी स्मॉल ब्लेंड मील देना है, स्पाइसेस के बगैर वाला, ऐसा बॉईल किया हुआ ऐसा बोलते हैं ना, वैसा मील देना है। 6 बार दिन में देना है, उतना आपको देना होगा एज प्रिस्क्राइब। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज हेमरेज होता है, हमें पता है कि उससे हेमरेज होता है। डंपिंग सिंड्रोम होगा, अभी डंपिंग सिंड्रोम तो होगा ही, स्टमक तो थोड़ा ही है, सो इसोफेगस से सीधा डिओडिनम, सो वो तो होगा ही। सो ये सब मॉनिटर करना है। डायरिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है। सो ये सारी चीजें आपको मॉनिटर करनी होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट गैस्ट्रिक कैंसर। ओके, लेट्स वर्क क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? ओके, सो आज हमने देखा एंडोमेट्रियल कैंसर, कैंसर ऑफ द यूट्रस, उसके रिस्क फैक्टर्स देखे, कौन सी फीमेल्स को ज्यादा होता है, असेसमेंट देखा, एंड नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस में हमने कीमो, रेडिएशन, इंटरनल और एक्सटर्नल देखा, प्रोजेस्टेरोन थेरेपी एंड एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी देखा। सर्जिकल में टोटल हिस्टेक्टोमी के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी सब निकाल देंगे। ब्रेस्ट कैंसर देखा, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, उसके रिस्क फैक्टर्स देखे, उसका असेसमेंट फाइंडिंग देखा। अभी उसका अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, यूट्रस का और उसका नहीं हो सकता, फीमेल कैसे असेस करेगी, बट इसका हो सकता है। फीमेल को रेगुलरली बीएससी करना होता है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन 7 से 10 दिन में करना होगा, 1 हफ्ते बाद 3 दिन में करना होता है, इन शॉर्ट। एंड पोस्ट मेनोपॉजल है, हिस्टेक्टोमी भी किया है, सब फीमेल को करना है। ब्रेस्ट सर्जरी भी कर दी है चलो एक बार की, तो भी उसको करना है। कैसे करना है वो हमने देखा। ड्यूरिंग शावर करना होता है, शावर लेने के बाद मिरर के सामने खड़े रहकर हाथ साइड पर रख के, हाथ पीछे रख के, हाथ हिप पर रख के, लाइंग डाउन पोजीशन में सब चेक करना होगा। फिर हमने नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन देखा, कीमो, रेडिएशन एंड मेडिकेशन जो हमने देखी वो। सर्जिकली लंपेक्टोमी, सिंपल मास्टेक्टोमी, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी देखा। फिर पोस्ट ऑपरेटिव कॉमन है कि क्या करना है, बट इसमें ये रीड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस? What is the rationale behind this? Can protected account? Yes, rational याद रखना है। Online student, what is this really important point? Online students, what is this really important point? Are you there or not? Okay, so you have to remember this really important point. फिर हमने देखा कि पेशेंट को घर पे क्या ध्यान रखना है, जब भी सर्जरी होती है तो वो हाथ का कैसे ध्यान रखना है वो हमने देखा। दैट इज सो इम्पोर्टेंट। इसोफेजियल कैंसर देखा, कैंसर ऑफ इसोफेगस। फिर उसका असेसमेंट देखा, इंटरवेंशन सेम, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी। गैस्ट्रिक कैंसर देखा, कैंसर ऑफ स्टमक, उसका असेसमेंट अर्ली स्टेज में कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे, लेट स्टेज में कैसे साइन एंड सिम्टम्स होंगे। इंटरवेंशन में भी रेडिएशन, कीमो एंड सर्जरी। सर्जरी 2 टाइप की है, सब टोटल मतलब पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। पार्शियल में भी 2 है, बिलरोथ 1, बिलरोथ 2। बिलरोथ 1 में जो रिमेनिंग पोर्शन है स्टमक का उसको डिओडिनम के साथ कनेक्ट किया जाता है, बिलरोथ 2 में जेजुनम के साथ कनेक्ट किया जाता है। एंड टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में पूरा स्टमक निकाल देंगे डायरेक्टली इसोफेगस को डिओडिनम या जेजुनम। सो डिओडिनम के साथ करेंगे तो इसोफेगो डिओडिनोस्टोमी, जेजुनम के साथ करेंगे तो इसोफेगो जेजुनोस्टोमी सर्जरी है। उसके हमने पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशंस देखे। एनी डाउट इन दिस? No. Okay, so see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am.